2024 का राजस्थान का लोकसभा चुनाव और सीकर लोकसभा क्षेत्र में एक नारे को फिर से नए कंठ मिल रहे थे। यह नारा था कि लाल लाल लहराएगा, अमरा दिल्ली जाएगा। लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं 1996 के लोकसभा चुनाव पर, जब पहली बार यह नारा वजूद में आया। कारण था कि सीकर के एक खांटी नेता कॉमरेड अमरा राम पहली बार लोकसभा के लिए अपनी ताल ठोक रहे थे। मजदूरों के, किसानों के संगठनों ने उनके पक्ष में दमदार लामबंदी की, लेकिन दबी जुबान में एक और नारा चलता था कि अगर अमरा दिल्ली जाएगा तो पटवारी से उनके काम कौन करवाएगा। लिहाजा इस कारण सीकर की जनता ने अमरा राम को कभी लोकसभा में नहीं भेजा। लेकिन 2024 के चुनाव में फिर से इस तरह के समीकरण बने कि सीकर की जनता ने इस बार मन बना लिया और पहली बार कॉमरेड अमरा राम को अपना सांसद चुनकर लोकसभा में भेजा। इससे पहले अमरा राम लगातार 7 चुनाव हार चुके थे। राजस्थान के एक ऐसे नेता जिनके बारे में खूब किस्से कहानियां हैं, किंवदंतियां इनके बारे में चलती है। आज वो पॉडकास्ट स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमरा राम जी, आपका स्वागत है। लाल सलाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं नया नया पत्रकारिता में आया था तो हमारे साथ एक कैमरामैन हुआ करते थे, मालचंद गोस्वामी। और चूंकि मैं पॉलिटिकल बाइट देखता था तो रोज़ ये सिलसिला होता था कि किसी नेता से बात करनी होती थी, किसी की बाइट करनी होती थी। तो वो हर बार कहते थे कि यार लोकेंद्र जी, राजस्थान में नेता तो बस अमरा राम है। तो मैंने कहा ऐसा क्या है कॉमरेड अमरा राम में कि रिक्शे में चलता है, हवाई चप्पल पहनता है, मतलब एकदम डाउन टू अर्थ, किसी के भी साथ उठता है, बैठता है, हुक्का गुड़गुड़ाता है। तो मालचंद गोस्वामी ने, जो मेरे साथी थे, मेरे दोस्त थे, मेरे कैमरामैन थे, उन्होंने इतना मोटिवेट किया कि मेरी एक दिली हसरत थी कि मैं कभी कॉमरेड अमरा राम के साथ बैठ के बातचीत करूं। आपकी एक दिली हसरत थी कि आप देश के सबसे बड़े सदन में पहुंचे। आपकी दिली हसरत आपकी जनता ने पूरी कर दी है और आज मेरी भी एक दिली हसरत पूरी होने जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप कैमरे से एक बार हमारे जो मालचंद गोस्वामी हैं उनको आप धन्यवाद जरूर कहें कि वो एक बिल्कुल, मालचंद जी गोस्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वो इसलिए भी है कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो आम जनता के बीच में न केवल सड़क पे 7 दिन, 8 दिन, 13 दिन और 13 महीने जनता के साथ एमएलए रहते हुए भी और एमएलए नहीं रहा तो भी और एमपी हूँ तो भी, तो केवल सबके लिए सर्वसुलभ है। नहीं, वो तो अभी हमने देखा ना, अपने आप आ सकता है अमरा राम से किसी परमिशन एक और आज एक कमाल का एक्सपीरियंस हुआ कि मैं आपका नीचे वेट कर रहा था, आपसे फ़ोन पे बात हुई कि अमरा राम जी आने वाले हैं। तो मैं सोचा कि शायद कोई बड़ी गाड़ी आएगी, फॉर्च्यूनर आएगी, स्कॉर्पियो आएगी, या फिर तो फ़ोन आया कि मैं एक ई रिक्शा से आया हूँ। तो सर, ये आपका कमाल का अंदाज है और राजस्थान में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो आज भी इतने डाउन टू अर्थ हैं। खूब सारे सवाल आज आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन बात को शुरू करते हैं सीकर के मुंडवाड़ा गांव से। 1955 में एक किसान परिवार में कॉमरेड अमरा राम का जन्म हुआ। खास बात है कि मुंडवाड़ा गांव, उस गांव में जमनालाल बजाज पैदा हुए, जो महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस अमरा राम को आज राजस्थान की जनता या देश की जनता इतने विद्रोही नेता के तौर पर जानती है, बचपन में वो अमरा राम कैसा था, तब कितना विद्रोह था और कैसा बचपन था एक इतने बड़े नेता का? ऐसा है कि मेरे जन्म के बाद मैंने प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव में ही ली और 8वीं तक की काशी आवास में ली। और 9th क्लास में मेरे बड़े भाई टीचर थे तो उन्होंने यहाँ बायोलॉजी दिला के सीकर में एडमिशन दिला दिया। एडमिशन देने के बाद मुझे किसान छात्रावास में छोड़ दिया गया, जिस किसान छात्रावास का इतिहास इस बात का गवाह है कि वो किसानों के अंग्रेजों के टाइम में संघर्ष का केंद्र रहा है। और वो इसीलिए राव राजा कल्याण सिंह ने उसकी ज़मीन अलॉट की थी। हरदयाल सिंह उनका पुत्र था, उनकी मौजूदगी में ही ख़त्म हो गया था। उनके नाम से उनकी स्मृति में एक कमरा बना के भी दिया था। तो उस छात्रावास का इतिहास ही संघर्षों का रहा है, चाहे आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ हो या आज़ादी के बाद जो भी सरकारें आई उनके लिए हो। और उनमें कॉमरेड त्रिलोक सिंह जी उसके वार्डन के रूप में थे, जो जंगे आज़ादी में लड़े। उन्होंने शादी नहीं की और पूरी ज़िंदगी भर किसान मजदूर के लिए उनके संपर्क में आने के कारण निश्चित रूप से राजनीति में इंटरेस्ट पैदा हुआ। मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता बना। फिर राजस्थान में सबसे बड़ी कॉलेज श्री कल्याण कॉलेज है, उसका मैं अध्यक्ष रहा कुछ दिन के लिए, 1 साल के लिए मैं शिक्षक भी, सरकारी शिक्षक लग गया। फिर गांव वालों ने, इसलिए कि आपको पता है कि
पहले पंचायतों में पैसा नहीं जाता था, लेकिन जब जनता पार्टी का शासन आया और राजस्थान में देश में जनता पार्टी का शासन, यहाँ जनता पार्टी के भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री बने और काम के बदले अनाज योजना चलाई, अंत्योदय। तो मेरे से पहले 78 में कॉमरेड किशन सिंह ढाका कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष भी थे और अध्यक्ष रहते थे गांव वालों ने सरपंच बना दिया था। ठीक बात है। परिवार ने तो आपको बायोलॉजी के स्टूडेंट थे और आपके पिता चाहते थे कि अमराराम बड़ा होकर डॉक्टर बन जाए, तो उस तरफ ध्यान नहीं गया आपका? बिल्कुल पूरा परिवार चाहता था डॉक्टर बन जाए, लेकिन मैं जिस साल 11th पास किया उस समय पीएमटी फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई थी। अच्छा। लेकिन मैंने पीएमटी नहीं दी। क्या कारण क्या रहा कि कारण यही था कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, परिवार बनाना चाहता था। परिवार बनाना चाहता था। परिवार ने खूब पढ़ाया और मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था जब मेरे फादर के एक्सपायर हो गए थे। मेरे भाई ने पढ़ाया, मैंने बीएड भी किया, उसके बाद मैं एमकॉम भी किया और फिर एकेडमिक एलएलबी भी किया। लेकिन फिर मैंने कुछ दिन के लिए नौकरी ज्वाइन की, लेकिन 1 साल बाद में गांव वालों ने कहा कि आपको सरपंच बनाएंगे, तो निश्चित रूप से 2 दफ़ा मैं सरपंच रहा। सरपंच रहते रहते 93 में विधानसभा में पहुंच गया। इमरजेंसी के टाइम पे मैंने सुना है आपके बारे में कि आप सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। भाई सरकार जब देश के संविधान को कुचल रही थी, जनता की आवाज़ को दबा रही थी, कोई भी मीडिया खुला नहीं था, मतलब सब सेंसर था। उस समय हमारी पार्टी के सब नेताओं को, मेरे को तो जेल में नहीं ले गए, लेकिन ये किशन सिंह ढाका जिसको मैं कहता हूँ 19 महीने जेल में रहे, गणेश बेरवाल 19 महीने जेल में रहे, तमाम नेता कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पूरे देशव्यापी अंदर रहे। और न केवल कम्युनिस्ट पार्टी के रहे बल्कि कांग्रेस में भी जो उस नीति का विरोध कर रहे थे, चंद्रशेखर जैसे, उनके जेल के अंदर रहे। और वही 19 महीने सबसे ज़्यादा राजनीतिक पढ़ने का और राजनीति क्या होती है इसको सीखने का 19 महीने में सबसे ज़्यादा अध्ययन हमने इसी में किया। ठीक। आप क्या गतिविधि कर रहे थे उस वक्त? आप जेल में तो थे नहीं, तो बाहर किस तरह? बाहर थे, ये पढ़ रहे थे, जहाँ भी मौका मिलता था उसके खिलाफ कंपेन करते थे। और आप अंदाज़ा कीजिए उसी कॉलेज में हम बीएससी तक रहे, किसी भी छात्र संगठन के नाम से चुनाव नहीं होते थे, लेकिन जो ही इमरजेंसी टूटी, लोकसभा हुई, फिर विधानसभा हुई और फिर छात्र संघ के चुनाव हुए, तो पहली बार कल्याण कॉलेज में छात्र संगठनों के आधार पे चुनाव हुआ। हमने किशन सिंह ढाका और पूरा पैनल उतारा जो एसएफआई के नाम से, एबीवीपी ने उतारा, एनएसयूआई ने उतारा। 77 की बात है? ये 78 की। 77 में तो लोकसभा हुई, 78 में विधानसभा और फिर विधानसभा होने के बाद छात्र संघ के चुनाव हुए। ठीक बात है। तो नेचुरली उन्होंने किशन सिंह ढाका ने सरपंच रहते हुए बहुत बढ़िया काम कराया था। तो जिस ऐतिहासिक बात कहते हो, हमारे गांव में लादू राम जी जोशी जो 52 से 55 तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा ऐसा आदमी चाहिए नेत्रवास वाला सा सरपंच। तो गांव वालों ने कहा है तो सही, लेकिन वो तो नौकरी लग गया। अच्छा। तो गांव वालों ने कहा हम सब मिलके रिक्वेस्ट करेंगे, वो जो शर्त रखेंगे वो कि मास्टर साहब सरपंच बन जाइए। हाँ। तो मैंने कहा 2-3 चीज़ें हैं, मतलब मेरा खेत की भी 20 साल से मेरे खेत में नहीं गया, उसकी सीम नहीं जानता, उसका गांव का रास्ता नहीं जानता। इसलिए ये गांव के झगड़े अगर आप ओढ़ते हैं कि बाकी जो पंच और उप सरपंच होगा वो संभाल ले, और ये कल जीतने के बाद अब कहेंगे कि आपको हमने जिताया, हम कहें आप वोट दे, ये 2 चीज़ मैं नहीं करूँगा। और बाकी सब जो कुछ आपकी इच्छा है वो सब करूँगा। गाँव वालों ने यस कर ली। फिर तमाम जो राजनीतिक स्थापित लोग थे वो आए, प्रधान, विधायक, मंत्री, कांग्रेस के ही थे वो, जोशी जी के पास आए, सब कांग्रेसियों को बुलाया, ये क्या कर रहे हो आप, ये तो सांप को पानी दूध पिला रहे हो। अच्छा, आप सांप थे उस टाइम? हाँ। जबकि मेरा पूरा परिवार ही उनको वोट देता था। और 71 में पहली बार 11th में मेरा वोट लगा था, मैंने भी उनको ही वोट दिया था। तो मेरे फादर तो एक्सपायर हो गए थे। मेरा एक ताऊ था, उसने कहा प्रधान जी आपको 40 साल तक वोट दिया, जब तो बहुत बढ़िया था, अब माड़ा छोरो सरपंच बनाना था, श्याम लग गए। फिर गांव में किसी ने हाँ नहीं भरी, तो केरी पूरी पंचायत में एक परिवार, सोनियों का परिवार था, उसको 2 गाड़ी और खर्चा दे करके उसके फार्म भरवाया। अच्छा, आपके खिलाफ चुनाव लड़वा दिया? चुनाव लड़ा, वो निर्विरोध नहीं हो जाए। अच्छा। निश्चित रूप से भारी बहुमत से उसको कोई मात्र 200 सवा 200 वोट आए और मैं जीत गया। और दूसरी टर्म में जीता और फिर
रहते रहते एसके कॉलेज में एडमिशन कब हुआ आपका? एसके कॉलेज में 72 में एडमिशन हुआ और उसके बाद में आप जाते हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बीएड करने के लिए। कारण था कि आप सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, आप विद्रोही थे, तो आपको एडमिशन नहीं दिया, ये सही बात है? सही है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने ऑर्डर निकाल दिया कि जिस भी छात्र पे कोई भी केस दर्ज है तो उसको एडमिशन नहीं दिया जाए। कितने केस थे आपके ऊपर? उस समय 2 केस थे, कोई ज़्यादा केस नहीं थे। एक 307 का था और एक 307 का? हाँ। क्या मामला था ये पूरा थोड़ा बताइए। आपस में लड़कों के लड़ने का, भाई वो तो हम तो विरोधी थे ना, इसलिए 323 को भी 307 में बदलते थे। अच्छा। और बाद में तो खूब आखिर तक तो कोई दर्जनों एफआईआर, गुंडा एक्ट जितने होते हैं ना कानून, वो सब लागू कर दिए थे। और उस छात्रावास, जिस छात्रावास में रहता था उसमें मैं तो उस समय नहीं था, लेकिन घेर के 5 घंटे तक फायरिंग की और एक 14 साल का बच्चा कानाराम शहीद हुआ। उस पर भी बात करेंगे। तो उसके बाद में गोरखपुर यूनिवर्सिटी आप कब जाते हैं? इमरजेंसी के बाद में? इमरजेंसी के दौरान ही। इमरजेंसी के दौरान गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, इसलिए कि आपके ऊपर मुकदमे थे। 75-76 में मैंने एडमिशन लिया और वो साल पूरे होते होते इमरजेंसी खत्म हो गई। 19 महीने की तो थी। मैं एग्ज़ाम उस समय दे के आया जब इलेक्शन चल रहे थे। नहीं, उस दौरान आपने आंदोलन नहीं किया कि आपको कॉलेज ने एडमिशन देने से मना कर दिया इसलिए कि आप? भाई उस समय तो कोई भी इमरजेंसी थी, विरोध ओपनली कोई करता था तो उसको अंदर कर देते थे ना। तो आप गोरखपुर रहे पूरे 1 साल? हाँ, पूरे 1 साल। अच्छा, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी उस टाइम पे बहुत कुछ घट रहा था वहाँ पर। इस तरह की राजनीति आपने सुना होगा, हरिशंकर शुक्ला, वीरेंद्र प्रताप शाही, ये लोग वहाँ पे राइज अप कर रहे थे गोरखपुर। अगर आप उसको देखेंगे 26 जून 1975 तो जेपी आंदोलन पूरे देश में चल रहा था और वो बहुत बड़ा जो यंग जनरेशन है उसके साथ, जेपी के साथ सब बॉर्डर तोड़ के साथ थी। और उसी समय इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया था और उनका चुनाव रिजेक्ट कर दिया था, रद्द कर दिया। तो फिर उन्होंने इमरजेंसी लगा करके ये सब ध्वस्त कर दिया। तो जो आप बता रहे हो वो निश्चित रूप से जेपी आंदोलन के नेता हैं। तो लालू यादव भी है, ये सब उसी वक्त के नेता। ये लोग मिले आपको गोरखपुर यूनिवर्सिटी में? वीरेंद्र प्रताप शाही, हरिशंकर शुक्ला, ये जो एक गैंगस्टर का दौर शुरू हुआ वहाँ से? नहीं मिले, इसलिए नहीं, जिसने भी विरोध किया उसको जेल में ठोक दिया। और विरोध ही नहीं, चुन करके उसी रात, जिस रात इमरजेंसी लगाई गई उसी रात लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इसलिए बाद में विरोध करने वालों को तो किया ही किया, लेकिन पूरे देश की जेलों में थे और कोई नो अपील, नो दलील, कोर्ट में कोई पेशी नहीं होती। बीएड करने के बाद आप वापस से सीकर आते हैं एमकॉम करने के लिए? एमकॉम में फिर आपने वापस से एमकॉम में एडमिशन लिया, किसान छात्रावास में एडमिशन लिया। आपके वार्डन हुआ करते थे कॉमरेड त्रिलोक सिंह, और वो आपके राजनीति में आने की प्रेरणा बनते हैं। अच्छा, उस टाइम पे और भी बहुत अच्छे अच्छे वामपंथी नेता हुआ करते थे, कॉमरेड त्रिलोक सिंह, योगेंद्र नाथ हांडा, प्रोफेसर केदार, एक बेनीवाल जी हुआ करते थे। तो इनके बारे में, कॉमरेड त्रिलोक सिंह के बारे में, तो क्योंकि नई पीढ़ी नहीं जानती है कि कॉमरेड त्रिलोक सिंह राजस्थान के कितने बड़े नेता हुए। 1957 में उन्होंने चुनाव लड़ा, हार गए, लेकिन जो सीकर जिले में वामपंथ की जो राजनीति है उसको खाद पानी देने का काम किया कॉमरेड त्रिलोक सिंह ने किया। तो उनके बारे में थोड़ा 2-3 बातें आप बताइए ताकि नई पीढ़ी को पता चले। कॉमरेड त्रिलोक सिंह जी अंग्रेजों के खिलाफ और राजशाही के खिलाफ लड़े, किसानों को जमीन का हक, और अंग्रेज रहते हुए भी शेखावाटी में जो ज़मीन जोता है उसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड में गिरदावरी के नाम से नाम दर्ज करने का सम्मत 2011 से 19 तक आज़ादी, ये आंदोलन चलाया उन्होंने? नहीं चलाया, उसमें रिकॉर्ड हो गया और फिर आज़ादी के बाद वही रिकॉर्ड खातेदारी का आधार बना। जिसकी भी गिरदावरी किसी के नाम है उसी को उस ज़मीन का खातेदारी देने का कानून आज़ादी के बाद बना। तो उस लड़ाई में बहुत फेमस थे और उन्होंने 52 का, आप देखें 52 और शायद 67 तक विधानसभा और लोकसभा के साथ साथ चुनाव होते थे। वो लोकसभा भी लड़े, विधानसभा भी लड़े और लक्ष्मणगढ़ से मात्र कोई 425 वोटों से 57 के चुनाव में हार गए थे। लेकिन उस समय जब उनका 52 में लड़े तो कृषक लोककार पार्टी से लड़े, से कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं थे। 6 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में सीकर में पहले चुनाव में जीती हुई कृषक लोककार पार्टी। आप कब आए उनके संपर्क में? मैं तो 55 में जन्मा, मैं तो ये देखो आप 69 में उनके संपर्क में आया। 69 में जब आप छात्र संघ के अध्यक्ष बने? नहीं, छात्र संघ का अध्यक्ष 79 में बने, लेकिन 69 में वो आपके हॉस्टल के वार्डन थे तभी
कॉमरेड त्रिलोक सिंह ने आपको पहचान लिया था कि ये लड़का बड़ा होकर लीडर बनेगा? नहीं, वो तो सबको ही ये देते थे, कुछ तो बन गए, कुछ प्रशासनिक अधिकारी बन गए, कलेक्टर भी बन गए, डॉक्टर भी बन गए, बहुत से इंजीनियर भी बन गए। एक और बात चलती है, जो किसान छात्रावास है सीकर का, वो वामपंथी राजनीति का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। और आज भी चूंकि जब राजस्थान में आज वामपंथी जो राजनीति है वो पूरी तरह से अंतिम सांसें गिनने का एक दौर आया, नेता नहीं बचे, तो तब जो सीकर का किसान छात्रावास है या कल्याण कॉलेज है वो अंतिम आस या फिर वामपंथी राजनीति के लिए एक उम्मीद की किरण बार बार, ये जो सिलसिला है वामपंथी राजनीति का किसान छात्रावास में, कल्याण कॉलेज में, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कौन लोग इसके अगुवा थे, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। किसान छात्रावास तो मैंने बताया ना, वो किसान आंदोलन की ही देन थी, क्योंकि आप देखेंगे कि उस समय सीकर के दरवाजे रात 8 बजे बंद कर देते थे। अच्छा। गांव का कोई भी आदमी है तो दरवाजों से बाहर कर देता था, न कोई धर्मशाला थी, न रुकने का ठिकाना था, केवल रेलवे स्टेशन पे जाके रुक सकते थे और वहाँ पानी पी सकते थे, इसके अलावा कोई स्थान नहीं था। इसलिए उस आंदोलन में ये हुआ कि ये ज़मीन राजा इसको डोनेट करे छात्रावास के नाम से, और वहाँ लोगों ने अपने चंदे से बनाया और वहाँ यज्ञ किया। यज्ञ इसलिए किया वो ज़मीन आने के बाद, हाँ। कि राजनीतिक गतिविधि तो कर नहीं सकते थे, इसलिए यज्ञ किया। यज्ञ किया तो वहाँ यज्ञ का जुलूस निकालने के लिए हाथी लेके आए। पहली रात तो हाथी चुरवा दिया राजा ने। अच्छा, ये पूरी थोड़ा विस्तार से बताइए, ये किस्सा क्या है? मतलब यज्ञ हुआ और हाथी किसके लिए लेके आए थे? हाथी का जो यजमान थे, जो यज्ञ कर रहे थे, उनको हाथी पे बैठा करके शहर में जुलूस निकालना चाहते। कौन था यजमान, कौन था? यजमान यही किसान थे। अच्छा, नहीं, एक दो नाम बताइए, नाम बताइए। राजशाही को दर्द ये था कि किसान हाथी पे बैठेंगे तो हम काई पे बैठेंगे। अच्छा। आप देखेंगे कि उसको चुरा दिया, फिर ले आए। फिर आप देखेंगे कि 35 में खुड़ी में भी इस बात को लेके घोड़ी पे लेकर के बड़ा वार्स में 2 लोग हुए। फिर एक 1935 में फिर कुद्दन में एक गोली कांड हुआ लगान को लेके, जिसमें 5 किसान शहीद हुए, सैकड़ों लोगों को जेल में ठूंसा गया। मतलब कहने का मतलब वो आंदोलन वो था जो आमने सामने की फाइट थी। ठीक बात है। तो फिर वो हाथी का क्या हुआ? हाथी फिर सरकार को देना पड़ा और जुलूस निकला, क्योंकि धार्मिक का तो हालत ये थी ना कि कोई भी राजा भी उसको मना नहीं कर सकता था। तो फिर बीच बिचाव करके वापस और हाथी दिया गया और हाथी पे पूरा जुलूस निकाला गया। और उस समय किसान सभा नहीं बना करके जाट महासभा बनाई गई। जाट महासभा, क्योंकि जाति के नाम से संगठन कर सकते हो, धर्म के नाम से आयोजन कर सकते हो, लेकिन राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकते। सही बात। और आप देखेंगे कि कांग्रेस भी पूरे आज़ादी के आंदोलन में राजस्थान में कांग्रेस की स्थापना नहीं की। आखिर में 3-4 साल बचे थे जब प्रजामंडल की स्थापना की। प्रजामंडल, कांग्रेस की स्थापना नहीं की। कांग्रेस का नारा था सब मिलके लड़ो। अंग्रेजों से राजा भी लड़े और प्रजा भी लड़े। और शेखावटी का किसान चाहता था सबसे पहले लड़ाई तो अंग्रेज़ों के ये दरवाजे पे राजा से है। जिस ज़मीन को हम जोतते हैं उसमें 36 तरह की लाग है, हमारा परिवार ही नहीं चलता और वो लाग लाग में चूकती है, और चाहे जिस तरह के प्रताड़ना है। तो निश्चित रूप से वो लड़ाई बहुत तेजी से। तो वहाँ से वामपंथी विचार किसान छात्रावास में पहुँचना शुरू हो गए और उसके बाद में आप छात्र संघ के अध्यक्ष बने। और वो क्या किस्सा है कि आपके दोस्त आते हैं, आपको जीप के बोनट पे बैठा के पूरे सीकर शहर में घुमाते हैं, वो कैसा अनुभव था? ये खूब किस्सा चलता है आपके बारे में। नहीं, वो तो क्या, छात्र संघ का चुनाव उस समय गाड़ियाँ बहुत कम होती थी। हमारे एक साथी भगवती कीचड़ था, उसके पास ये विलीज जीप थी, उस पर लेकर के पूरे छात्र संघ के अध्यक्ष जी थे तो पूरे शहर में जुलूस निकाला वो है। तो निश्चित रूप से बहुत कम, मैं सरपंच लड़ा जब भी एक जीप भी नहीं थी। अच्छा। दूसरा गांव जो पंचायत हेडक्वार्टर से अलग है 5 किलोमीटर पे, उस पर भी लोसल से बलवंतपुरा गांव से ट्रैक्टर और ट्रॉली मंगा करके बोट डलाए थे। इसलिए साधन उस समय बहुत कम थे। आज तो एक उसी मुंडवाड़ा गांव में आपको 2000 व्हीकल मिल जाएंगे। उस टाइम पे साधन नहीं हुआ करते थे। नहीं। अच्छा, किसान छात्रावास की आपने बात की, एक बहुत बड़ा कांड हुआ वहाँ पे 22 अप्रैल 1987 को गोली कांड होता है। और उसके बाद में ऐसे आरोप लगते हैं कि मुख्यमंत्री जो हरदेव जोशी थे वो उस पूरे घटनाक्रम में
शामिल थे या फिर उन्होंने वामपंथी आवाज़ों को कुचलने के लिए ये सब इन सारी चीज़ों को सह दी? उस किस्से के बारे में पूरा बताइए, क्या पूरा मामला था, कैसे ये घटना हुई? नहीं, मामला कुछ नहीं था भाई। कांग्रेस का शासन था, हम विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए विरोध करते थे। आप छात्रावास में रहते थे उस टाइम? हाँ, छात्रावास में रहते थे, पढ़ते भी थे ना। और पढ़ने के बाद जो सरपंच हो गया, पढ़ते पढ़ते टीचर था 1 साल के लिए, फिर सरपंच हो गया, तो वहाँ भी आना जाना था। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का विरोध करने वाली ताकत यही थी। आप देखेंगे 72-73 में जब बाजरे की लेवी लगाई गई तो तमाम विधायक, सांसद, प्रधान, प्रमुख सब ने लिख के दे दिया कि सीकर में हम सब बाजरे की लेवी देने के लिए तैयार हैं। त्रिलोक सिंह ने कहा किसान किस बात की लेवी दे, वो अपने खून पसीने से पैदा करता है और इसमें सरकार की रत्ती पर भी कोई बारह नहीं थी, उस समय बिजली नहीं थी, वो किस बात का लेवी दे। निश्चित रूप से उनको जेल में डाल दिया, 2 महीने तक जेल में रहे, और जिसने भी मना किया उसको भी जेल में डाल दिया। और भोपालगढ़ में फायरिंग हुई और 5 किसान शहीद हुए, कई जगह और जगह भी गोलियां चली, और फिर राजस्थान सरकार को बाजरे की लेवी वापस लेनी पड़ी। गोलीकांड पे? गोलीकांड भी हुए, फिर बाजरे जो की सीकर किसान छात्रावास में हुआ, फिर वही तो कह रहा हूँ, उसी किसान छात्रावास में कॉमरेड त्रिलोक सिंह वार्डन को 1.5 महीने तक जेल में रहना पड़ा। अब 84 में बलराम जाखड़ आए, पंजाब में चुनाव नहीं हो रहे थे, बूटा सिंह, बलराम जाखड़, तो एसएफआई ने विरोध प्रदर्शन किया, लाठियाँ चलाई। और फिर 87 में फिर बलराम जाखड़ चुनाव लड़ने आए, और यहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी। बहाना क्या किया गया गोली चलाने का कि मंगल सिंह को पुलिस अरेस्ट करने गई थी। जबकि मंगल सिंह मेरे ही गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी उस समय, उसमें पीटीआई थी। सीकर से रोज मुंडवाड़ा 20 किलोमीटर जाते थे और 20 किलोमीटर आते थे। ठीक है। अगर मान लो 1% के 323 का केस भी था तो जाते हुए पकड़ सकते थे। छात्रावास में जाने की कहाँ जरूरत थी? छात्रावास पे कार्रवाई करनी थी सरकार को। छात्रावास को चारों ओर से घेर के सैकड़ों पुलिस वालों से 4 घंटे तक फायरिंग चलाई। 9वीं क्लास का कानाराम यादव, जो मंगल सिंह का भाई, छोटा भाई था, उसके यहाँ लगी। बच्चे हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे थे, उनको ले जाने नहीं दिया जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। फिर वो लेके गए। जिस समय शाम 6 बजे से लेके 9 बजे तक ये फायरिंग की, मैं तो आप छात्रावास में थे उस टाइम ना? लादू राम जी जोशी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके पास मुंडवाड़ा के मंदिर के चबूतरे पे बैठा था। अच्छा। मैं तो सो गया था। रात को 11 बजे आके किसी ने मोटरसाइकिल से लेके आए और कहा कि इस तरह फायरिंग हो गई। फिर मैं सीकर गया, लेकिन एफआईआर लिखी गई तो सबसे ऊपर अमराराम का नाम। आप आरोपी थे उसमें? सबसे पहला आरोपी अमराराम था। फिर पुलिस भी खूब दौड़ाई। मेरे परिवार में एक शादी थी। सुबह मैं रात को कोई 12 बजे गया, सुबह 5 बजे उठा तो पुलिस ने घेर लिया। पुलिस ने घेर रखा। फिर आप पहुंचते हैं? लेकिन पुलिस ने मेरा खौफ भी इस तरह से एसपी डीआईजी ने ऐसे कर रखा था कि इतना खूंखार आदमी है कि मार देता है। अच्छा, नहीं, आपके बारे में एक और बात चलती थी कि आप बंदूक रखते हो साथ में। हाँ, वो ये हुआ कि 89 का जब चुनाव हुआ ना, तो उस समय ये हुआ ना, बलराम जाखड़ और देवीलाल का हुआ, तो वहाँ भी मेरे पे फायरिंग की गई। अच्छा। मेरे पे भी की गई और मंगल सिंह भी सरपंच था, उस पर भी की गई। ये तो लोगों को बता, और वो जो मेरे गांव में चलाई तो उनको सबको ठीक किया हमने। उनके साथ हथियार भी थे। और रात को फिर पोलिंग बंद होने के बाद बलराम जाखड़ और देवीलाल दोनों अपना डेरा डंडा उठा के हरियाणा चले गए। अच्छा, इतना खौफजदा माहौल हो गया था। हाँ, बहुत, मतलब। आप कितनी घटनाओं में शामिल थे उस टाइम पे? सब कुछ हुआ, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। कितनी घटनाओं में शामिल थे आप? खूब, मतलब आप देखिए, मेरे पे मेरे गांव में ही घर में जाकर के गुंडे ला करके तिहाड़ जेल से फायरिंग कराई गई। और गांव वालों ने जब मेरे पे फायरिंग की तो जो हमारे खिलाफ वोट दे रहे थे, कांग्रेस को वोट दे रहे थे, वो भी सब
इस बात पे आमदा थे कि जिस घर में उन गुंडों को रहा सबसे पहले इसको जलाएंगे, फिर पकड़ेंगे। तो आप सच में बंदूक रखते थे आप उस टाइम पे? नहीं, बंदूक नहीं थी, लोगों को ये था कि भाई भय था बलराम आपके जाखड़ बारे के में। लोगों से है। हाँ। और पुलिस इस तरह से भय पैदा करती थी ना, जब वो गए तो आरएससी थी ज़्यादातर या राजस्थान पुलिस थी। तो उस हमारे गांव का रिटायर अमर सिंह, मेरे नाम का अमर सिंह शेखावत था, उससे पूछा यार इतने खतरनाक आदमी को आपने सरपंच बना दिया। तो उसने, अमर सिंह ने कहा यार इससे शरीफ और बढ़िया इंसान हमारे गांव में कोई नहीं है, इसलिए हमने सरपंच बनाया। तुमको किसने कह दिया? रेसर लेके आए, मेरे पीछे दौड़े। नहीं, वो किस्सा तो बड़ा चर्चित है आपके बारे में कि शादी में फिर आप मुंडोता गांव पहुंच जाते हैं। मांडेता। हाँ, मांडेता क्या जस्ट बाडलवास है, 1 किलोमीटर पे है। तो मैं एकदम से उठ के भागा, तो नेचुरली सांस तो फूलना है। जब बस स्टैंड से 20 मीटर पीछे मैं था और मेरे पीछे जो रेसर थे, पुलिस में रेसर, वो कोई 20-25 मीटर पीछे होंगे। उन रेसरों ने आवाज़ लगाई कि चोर चोर पकड़ो। तो मेरे को गुस्सा है, चोर कहते तो मैं वापस उनकी तरफ भागा। पलट गए आप? हाँ, पलट गए। मैं उधर जा रहा था ना, तो मैं एकदम उनकी तरफ भागा, तो वो सब पुलिस को भगा दिया। पुलिस भाग गई। अच्छा, आप भी कबड्डी के प्लेयर थे ना, तो वो प्रैक्टिस प्लेयर था, लेकिन उनके पास तो हथियार सब थे ना। लेकिन पुलिस को रात को ये कहा था कि इतने खतरनाक हैं, इतने हथियार हैं कि वो मार देता है। बहुत कुछ कहा, लड़कियां उठा ले जा, क्या क्या नहीं कहा, मतलब जो नहीं कहना चाहिए था वो सब कुछ कहा पुलिस को। इसलिए तो उन्होंने कहा कि यार कैसे आदमी को आपने सरपंच बना दिया, जबकि उसमें सत्यता कुछ नहीं। ये आपके बारे में ये बातें, मतलब ये अफवाहें कौन चलाता था कि आप हथियार? सरकार चलाती थी, सरकार। आप इससे अंदाजा कीजिए, वो जो घटना होती है मेरे घर को घेरने के लिए, जयपुर के पास उस समय आईजी होता था, एक ही आईजी होता था। डीआईजी के फार्म हाउस पे मेरे गांव के पड़ोस के मेरे चाचा के बेटा भाई जिनके शादी थी, रात को सीरी वहाँ बिजली लगी हुई थी, वो गाड़ी किराए करके सोने के बाद 2 बजे गाड़ी का 200 रुपया दे के किराया जा करके और उनके घर जाके कहता है कि अभी वो पार्टी कर रहे थे, ये कह रहे थे साले कैसी सरकार है जो ये कहती है जिंदा या मुर्दा अमराराम पकड़ा जाना चाहिए, जबकि अमराराम उस घटना में अमराराम वहाँ मौजूद ही नहीं था। नहीं, तो आप तो उस वक्त एक सरपंच थे, और एक सरपंच से सरकार इतना खौफ खाती है, ये थोड़ी। मैंने 10,000 वोट ले लिए थे 85 में, मैंने चुनाव लड़ लिया। 10,000 वोट ले लिए थे? 10,000 वोट ले लिया, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ले लिया जो राजस्थान में तीसरे नंबर पे था। हरदेव जोशी 9 के 9 जीते, भैरव सिंह जी 1 चुनाव हारे, 8 जीते, और रामदेव सिंह जी हैं वो पहला चुनाव हारे और फिर 11 में हारे थे। मतलब जीतने के बाद एक ही चुनाव हारे हुए थे, तो मतलब 7 दफे जीते हुए थे। उनके खिलाफ 10,000 वोट ले लिया आपने? 10,000 वोट लिए तो सब चिंतित, और वो मंत्री थे सरकार में। मैं सरपंच बना जब भी चिंतित हो गए। और आपको पता है जब किशन सिंह डाका लड़ा, जब NSUI का उम्मीदवार था शर्मा, जब नेक्स्ट ईयर मैं लड़ा, जब कहा किशन डाका इसलिए जीत गया कि NSUI का शर्मा था, अब की बार चौधरी लड़ाए, तो भूत खाते पीते चौधरी के बच्चे को लड़ाया, फिर भी अमराराम जीत गया। फिर सरपंच बने तो उन्होंने खूब प्रयास किया कि गांव वाले सरपंच नहीं बनाए। फिर 85 आते आते मैंने चुनाव लड़ लिया पहला, और उसमें 10,500 वोट लेना उस विधानसभा क्षेत्र में अपने आप में आश्चर्य था। बड़े नेता बाकी 7 में वो जिसको चाहते उसको हराते, खुद की तो गारंटी थी जीतने की। बाकी 7 विधानसभा क्षेत्र थे, उसमें वो चाहे जिसको हरा देते चाहे जिसको जिता देते, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक, प्रधान, MLA सब कुछ उस एक ही परिवार में ही था। उस परिवार महरिया परिवार बड़ा नहीं, ये था कि अजय है, आप अंदाजा करेंगे वहाँ लोकल अखबार छपता था, अब तो लोकल पत्रिका भास्कर भी छपने लग गए, आसपास छपता था। वोट पड़ने के बाद गिनती 10 दिन बाद में हुई, उस अखबार ने लिखा सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम में उग सकता है लेकिन रामदेव सिंह महरिया नहीं हार सकता। क्या बात कर रहे हैं? और जब रिजल्ट आया अमराराम 12,600 से जीत गया। नहीं, इस पर भी बात करेंगे। पशुपति नाथ जी उसके संपादक होते थे, उनके पिताजी टीचर थे हनुमान प्रसाद जी। तो फिर वो मैंने 2 महीने बाद में मुझे टकरा गए यहाँ विधानसभा में, तो मैंने कहा वो सूरज भी उधर ही उग गया और अमराराम जीत भी गया। बोले हम तो चुनाव पे भी बात करेंगे। एक और बात है कि जब
किसान छात्रावास में गोलीकांड हुआ, उसके बाद में छात्रावास बंद कर दिया 12 साल के लिए। हाँ बिल्कुल, 145 में कुड़क कर दिया। मतलब एक एक साल कॉमरेड त्रिलोक सिंह 1 साल, मंगल सिंह 9 महीने, मतलब उसमें रहे। मैं 3 महीने तक अंडरग्राउंड रहा, फिर मेरी जमानत हुई और जमानत होने के बाद मैं जब गाँव में गया 1 साल तक आंदोलन चलाया, कंटिन्यू हमने गिरफ्तारी दिलाई। तो जिस गांव में मैं जाता था तो औरतें बच्चे सब देखने आते, अमराराम आ रहा है जो किस तरह से पुलिस का मुकाबला किया। मतलब किया तो था मेरे को तहस नहस करने का, फिल्म के हीरो की तरह हीरो हो गए। हाँ, कि एक तो कोई नेता है जो ऊंट पे, हाँ पुलिस से ऊंट पे चला करते थे आप? हाँ नहीं, ऊंट पे तो उस समय गया, ऊंट भी थे, लेकिन एक्चुअली क्या था कि वहाँ बिजली की समस्या सबसे बड़ी थी। बिजली की सप्लाई, कनेक्शन, ट्रांसफार्मर जल जाए, उनके पास कोई जाता था तो एक ही बात कहते थे कि कोई बड़ा काम लेके आओ। बड़ा काम उनके होता नहीं था और छोटा काम उनके पड़ता था वो करते नहीं थे, वो काम हम करते थे। तो किसान उस जनवरी की सर्दी में भी हम उनके साथ बिजली बोर्ड के सामने सोने वालों में थे। मतलब एससी ऑफिस के सामने हम उस सर्दी में, जनवरी की कड़कड़ाती -डिग्री में हम 3 दिन वहाँ रहे। और उनका घर वहाँ से मात्र 400 मीटर पे था, उनको हालचाल पूछने नहीं आया। तो बोट में जब मांगने गए तो कहा मैं बटे सर्दी में सुता था ना, थे कटे गया थाको घर तो बटे बेचारा वो अमराराम है जो वो लियार मीठा चावल तो खुआया, माने जितनी मिली जितनी रजाई भी लियार उठाई, बोट को हकदार तो वो है। कहने का मतलब उनके जो काम पड़ता था उसमें ट्रांसफार्मर दिलाना हो, भाई ट्रांसफार्मर देना बिजली बोर्ड की जिम्मेदारी है, ठीक बात है। कनेक्शन नंबर आ गया देने की जिम्मेदारी है, ये काम वो करते नहीं थे। बड़ा काम उसके पड़ता नहीं था। तो ये सब पटवारी, थानेदार, बिजली बोर्ड, जो कुछ काम साधारण आदमी के पड़ता है वो अमराराम करा देता था। 10,000, 10,000, 27,000, 27,000 से 42,000। लंबे टाइम तक किसान छात्रावास बंद रहा और उसके बाद में भैरू सिंह शेखावत के सहयोग से ऐसा फिर उसको खोला गया। भैरू सिंह शेखावत के सहयोग से और उन्होंने ये स्टैंड लिया कि किसान छात्रावास को खोला जाए। नहीं, जब फायरिंग हुई उसके 2 दिन बाद कॉमरेड शोपत सिंह, भैरू सिंह, सुमित्रा सिंह, प्रोफेसर केदार, ये चारों मौका मुआयना करने गए। उस कोतवाली में भी गए जिसमें बच्चे बंद थे। अच्छा। त्रिलोक सिंह जी को भी अरेस्ट करके जेल में भेज दिया था। तो उन्होंने कहा कि देखो, भैरू सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता थे उस समय, तो कहा देखो ये जखीरा मिला हथियारों का। बोले ये जखीरा है पाती है, सरिया है, लाठी है, बांस है, ये जखीरा है हथियारों का। ये सब छात्रावास से मिला? नहीं, वहाँ कोतवाली में रख रखा था ना। अच्छा। हॉस्टल में भी गए, वो खून भी देखा, वहाँ कोतवाली में गए तो पुलिस ने तो कहा ना प्रतिपक्ष के नेता थे तो कहा देखो साहब, भैरू सिंह जी जखीरा पकड़ा है। बोले ये मैं पुलिस में ही था, ये जखीरा सब जानता हूँ। अच्छा, छात्रावास को बंद करवाने में रामदेव सिंह महरिया की कितनी भूमिका थी? पूरी थी साहब, उन्होंने ही बंद उनका ही पूरा प्लानिंग ही उनका किया हुआ था। बाकी कांग्रेस सब साथ थी भाई, ये बलराम जाखड़ के भी, इनके भी खिलाफ, इनके भी खिलाफ। तो वो असल में तो उस चुनाव में कांटा निकालना चाहते थे, चुनाव का कांटा जो लाए थे गुंडे उनसे। भैरू सिंह शेखावत आपके पक्ष में स्टैंड ले लेते हैं, उसके बाद एक प्रोग्राम होता है। भैरू सिंह जी फिर उसी दिन 22 अप्रैल के बाद 29 तारीख की सभा रखते हैं। हाँ, वो भैरू सिंह शेखावत भैरू सिंह ही रखवाते हैं। हाँ लेकिन आप अंदाजा कीजिए, उनकी पार्टी उनको मना कर देती है। 28 तारीख को, 27 तारीख को भैरू सिंह शोपत सिंह को टेलीफोन करते हैं कि शोपत सिंह मैं मजबूर हूँ, हाँ, मेरी पार्टी मना कर दिया इसलिए मैं 29 को नहीं आ पाऊंगा। आरएसएस के बैकग्राउंड के जो नेता थे उन्होंने भैरू सिंह शेखावत के खिलाफ जाके स्टैंड लिया कि आप उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे वहां पे वामपंथी। उनके बाद भी उन्होंने जब असेंबली चली बिल्कुल उन्होंने उठाया, बहुत मजबूती के साथ उठाया, पूरी पुलिस को नग्गा किया। और उस समय मैं कहना नहीं चाहता, नाथुराम मिर्जा भी असेंबली में थे। अच्छा। उन्होंने वो शब्द कहे कि आप पीछे से कॉमरेडों के घुस जाओ भैरू सिंह शेखावत को, हाँ कि आप तो कॉमरेडों के पीछे से घुस जाओ। नहीं, ये जो भैरू सिंह शेखावत, कॉमरेड अमराराम, शोपत सिंह और ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। रिश्ता ये है कि भैरू सिंह ने ये कहा अपनी पार्टी में भी कि ठीक है आपने मना कर दिया, मैं वहाँ नहीं गया, पार्टी का अनुशासन मान लिया, लेकिन वो प्रतिपक्ष का नेता होने के नाते मेरा नैतिक धर्म है
कि सरकार कोई भी अन्याय और अत्याचार करती है उसकी आवाज़ मैं इस राजस्थान की विधानसभा के पटल पर रखूं, ये मेरा नैतिक दायित्व है। और मैं समझता हूँ वो एक ऐसे व्यक्ति थे, हो सकता है पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन वो न केवल अपना राजनीतिक धर्म निभाते थे बल्कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हुए, तो मैं तो भैरों सिंह, गहलोत साहब, वसुंधरा जी, इन तीनों का टर्म में मैंने चीफ मिनिस्ट्री देखी है। वो व्यक्ति ऐसे थे जो राजनीतिक कार्यकर्ता की इज्जत करते थे। आपकी भी इज्जत करते थे? नहीं, मेरी नहीं, किसी की भी। मैंने तो अगला सवाल मेरा ये है कि मैंने उनके विधानसभा को रोक दिया था। मैं एक ही विधायक था सीपीएम का। हाँ। और जब बिजली नहीं मिल रही थी तो बिजली बोर्ड पे 5000 किसानों के बीच में मैंने आह्वान किया कि अगर राजस्थान के किसान का ट्यूबवेल नहीं, कुआं नहीं चलेगा तो राजस्थान विधानसभा भी नहीं चलेगी। तो पत्रकारों ने कहा, फिर असेंबली में विधायकों ने कहा कि 200 में से आप अकेले, आप कैसे विधानसभा रोक दोगे? मैंने कहा जिस दिन आउट होगी उस दिन देखना। और निश्चित रूप से जिस दिन विधानसभा आउट हुई मैंने राज्यपाल का अभिभाषण फाड़ दिया। अच्छा। और विधानसभा नहीं चली, हमें चाहे वो 6 महीने के लिए सस्पेंड होना पड़ा। अमराम जी, भीतर खाने एक चर्चा चलती है कि सीकर में महरिया परिवार के वर्चस्व को खत्म करने के लिए भैरू सिंह शेखावत ने आपका समर्थन किया। भीतर खाने आपकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग। भैरू सिंह जी ने रामदेव सिंह जी का समर्थन किया। मैं जब जीत के आया, नहीं वो तो कांग्रेस से थे रामदेव सिंह महरिया तो। हाँ, उनका ही समर्थन किया। अच्छा। वो और मैं शिवपाल सिंह जी दोनों मिलने गए तो कहा, अमराराम हमने बहुत कोशिश की, रामदेव सिंह को समर्थन भी किया, पर हमारी छाती में तू जीत के आ गया। अच्छा। ऐसा नहीं है। उनके साथ थे। असल में बड़े बड़े की राजनीति का किया है मैंने तो। वो धरातल की राजनीति जिसको कहते हैं ना, जब बीजेपी और कांग्रेस 95 से लेकर के कंटिन्यूस धोद पंचायत समिति में लड़ती रही है मिलके, और ये 2 चुनाव 3 चुनाव विधानसभा के भी बीजेपी और कांग्रेस मिलके लड़ती रही। और मेरे सामने तो जब लास्ट 2003 में मैंने चुनाव लड़ा तो दोनों ने मिलके लड़े, और फिर भी जमानत जब्त हो गई। तो उन्होंने, दोनों पार्टियों ने मिलके कहा कि अमराराम का इलाज इसी में है कि इसको ऐसी के लिए रिजर्व कर दिया जाए। काट छांट के कुछ पंचायतों को सीकर से हटा के धोद में मिलाया, धोद से उठा करके सीकर में मिलाया, यही कॉम्बिनेशन करके। तो ये होशियारी किसने की आपके खिलाफ? हैं? किसने की ये होशियारी? दोनों पार्टियों ने, बीजेपी कांग्रेस दोनों ने, दोनों शीर्ष नेताओं ने। तो और फिर मैं दातारामगढ़ गया, नारायण सिंह जी जो उनके बाद जिले के वही सबसे ज़्यादा, रामदेव सिंह से ज़्यादा कम 6 बार जीते हुए थे वो थे, उनको हराया। परशुराम जी को पेमाराम ने के माध्यम से हराया, जिसका वसुंधरा जी ने 272 करोड़ रुपए रॉयल्टी के माफ़ किए। अच्छा। अब आप बताओ। नहीं बताइए, पूरी बात बताइए, क्या मामला है? मतलब रॉयल्टी की अवैध माइनिंग की 272 करोड़ रुपए परशुराम जी मोड़ दिया के वसुंधरा राज्य सरकार ने माफ़ किए। और वो माफ़ क्यों? फिर वो कोर्ट में भी गए। क्यों माफ़ क्यों किए? वो अब क्या किया ये तो उनसे बीजेपी से और कांग्रेस से पूछिए। अब आप अंदाजा कीजिए, जिसके 272 करोड़ रुपए माफ़ किए तो कितना करोड़पति था। 4-5 दफ़ा वो जीते हुए भी थे, मंत्री भी थे, अरबोंपति की संपत्ति है। और पेमाराम वो व्यक्ति था जो बीपीएल परिवार से था, और उनको हराया। उसके बाद में उन्होंने पूरी कांग्रेस जो 52 से लेकर के या तो सेकंड रही या जीतती रही, उस कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, और पूरे के पूरे वोट भारतीय जनता पार्टी में पड़े। पेमाराम के 44,000 आए और भारतीय जनता पार्टी के 85,000 आए, और कांग्रेस के 20,000 वोट आए। कैसे थे भैरू सिंह शेखावत से रिश्ते? कैसे? अभी तो आप तारीफ कर रहे थे, और बात तो तारीफ मैं इसलिए करता हूँ, मैं जब गया मैंने कहा ये है तो आप उठाइए, तो उनका रामदेव सिंह जी का लड़का अब तो रहा नहीं ना, रामदेव सिंह जी रहे, वो कॉर्पोरेट भूमि विकास बैंक के चेयरमैन थे। वो बिल्कुल मनमर्जी करते थे, और मैंने यहाँ उठाया और उन्होंने विधानसभा चलते हुए उसको बर्खास्त किया। लेकिन आपको पता है 93 में जीत के आया और 96 में लोकसभा आया। उस समय पहले कांग्रेस की टिकट 52 से लेकर के उनको मिल रही थी, वो टिकट कट गई। टिकट कटी नहीं उसमें।
अपने छोटे भाई के बेटे सुभाष मौर्य को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना दिया। और कोऑपरेटिव में भी ऐसा ही घोटाला था। तो मैंने कहा कि कोऑपरेटिव में ये है, तो उन्होंने कहा कि आप लगाओ, बिल्कुल मैं कार्रवाई करूंगा, अगर गलती है तो जिस तरह भूमि विकास में किया। तो फिर लोकसभा चुनाव के पहले मैंने उठाया, और लोकसभा चुनाव होने के बाद मैंने पूछा भैरों सिंह जी क्या आपने तो उसको उत्तर में ही नहीं आने दिया। हाँ। बोले और क्या चाहते हो, 52 से लेके कांग्रेस थी, वो मेरे पास आके भारतीय जनता पार्टी हो गई, इससे ज्यादा और क्या होगा। तो ये मतलब अंडरस्टैंडिंग तो थी आपकी, अंडरस्टैंडिंग तो थी, मतलब भाई अंडरस्टैंडिंग नहीं, देखो वो वाजिब बात को मानते थे, किसी की भी हो वाजिब बात, और विरोधी में कोई कमी थी तो उसको भी कहते थे। अब मैंने देखा उनको, होम डिपार्टमेंट पे चर्चा चल रही थी, परशुराम जी ने 376 ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। तो भैरों सिंह जी ने खड़े होकर कहा कि ये तो आप जानते हो 376 के मुकदमे से कैसे निकला जाता है। तो वो साफ गोई थी। हाँ, साफ गोई थे। और एक वैसा व्यक्ति है जिस पे भ्रष्टाचार का लांछन 1 रुपये का नहीं लगा सकते। और सबसे बड़ी मैं उनकी खासियत मानता हूँ कि राजनीतिक कार्यकर्ता उनका कितना ही घोर विरोधी हो, कम्युनिस्ट और बीजेपी तो एकदम 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है। लेकिन गोली चली जब गए, पार्टी ने मना किया जब मीटिंग में नहीं गए, लेकिन विधानसभा में रखा। वैसे कम लोग मिलते हैं सैद्धांतिक रूप से अपने जीवन का लक्ष्य लेकर, बाकी बहुत कम लोग मिलते। नहीं, वो कहते भी थे कि मैं राजनीति में दुश्मन नहीं दोस्त बनाता हूँ। खैर, आप जब पहली बार विधायक बनकर लोकसभा विधानसभा में पहुंचे, उस समय वो चीफ मिनिस्टर थे, और एक और किस्सा चलता है कि आपको संतरी ने पहचानने से मना कर दिया कि कौन आदमी एकदम, कौन मानेगा। नहीं बताइए वो पूरी बात क्या है, वो बताइए। आप वहां से चुनाव जीते, विधानसभा का सत्र आहूत हो रहा है, तो आप वहां रोडवेज से आए? सत्र आहूत नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले आया। शपथ के लिए? शपथ तो हाउस होता है जब होती है। अच्छा। लेकिन कार्ड बनाने उसके लिए आया। अच्छा। तो उसने कहा कि इस गेट से तो एमएलए जाते हैं। अच्छा, और आप एमएलए बन के आए? अच्छा, रोडवेज से आए थे उस दिन? हाँ आए, वो तो बाहर आ गए, लेकिन अंदर तो गए जब वो उसने कहा साहब इससे तो एमएलए जाते हैं। अच्छा। तो मैं भैया मैं एमएलए ही हूँ। हाँ। जो आप कैसे एमएलए हो? हाँ। कॉमरेड अमराराम विधानसभा क्षेत्र बहुत। हाँ। जब मैंने कार्ड और वो सर्टिफिकेट दिखाया, बोले सॉरी सर, पहचानने में। नहीं तो पहचानने से मना क्यों कर दिया? ऐसा क्या होलिया बना रखा था आपने? नहीं, होलिया कुछ नहीं है। अब आप देखा ना, आपने भी अभी क्या, हाँ, आप ई रिक्शा से आए थे अभी? हाँ, अभी रिक्शे से आए, तो वो तो ये मिले हुए थे, वरना तो जानते भाई अमराराम, अगर आप नहीं मिले हुए थे तो कैसे कहते भाई ये अमराराम है? नहीं क्या? ठीक बात। भाई आपके दिमाग में तो ये था, मान लो लग्जरी गाड़ी नहीं होगी तो स्कॉर्पियो तो जरूर होगी, स्कॉर्पियो नहीं होगी तो बोलेरो। सांसद है, सरकार देती है ना सांसद को, गाड़ी तो देती है। नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमने के लिए महीने में 10 दिन के लिए देती है, ऐसे नहीं कि परमानेंट कोई गाड़ी देती है। अच्छा, तो आप 10 दिन सरकार की गाड़ी काम में लेते हैं? क्षेत्र में, वो भी क्षेत्र में घूमने के लिए? क्षेत्र में। ठीक बात है। और उसके अलावा 10 दिन जैसे ही पूरे होते हैं फिर आप रोडवेज से चलते हैं, रिक्शे से चलते हैं? नहीं, वो यहाँ आता हूँ चलता, मैं कोई ये नहीं है कि मैं गाड़ी में नहीं चलता। कॉन्स्टिट्यूंसी में गाँव में जाता हूँ गाड़ी से ही जाता हूँ, स्कॉर्पियो से जाता हूँ। पहले बोलेरो रखता था, उससे पहले दूध में 15 साल तक रहा, तो मेरी जो डिस्पोजल की जीप थी खुद ही मैं चलाता था। अच्छा, वो भी एक किस्सा है ना? रामगढ़ चला गया तो लड़के भी जवान हो गए, उन्होंने कहा कि अभी ये बोलेरो ले लीजिए। नहीं, वो भी एक किस्सा है ना कि आपने सबसे पहले एक जीप लेके आए, जीप से चुनाव लड़ा, वो जीप एक्सीडेंट हो जाती है, फिर कार्यकर्ता आपको एक बोलेरो निकलवा के देते हैं कि नेताजी गाड़ी तो कम से कम। ना, बोलेरो तो फिर लड़कों ने दी थी। अच्छा। लोगों ने खूब, मैंने इतने चुनाव लड़े, शायद राजस्थान में कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने विधानसभा और लोकसभा और लगातार हारे भी जीते भी। और हार और जीत का मुझे बहुत कोई वो नहीं होती थी, खुशी नहीं होती थी इतनी बड़ी, और हार से कोई गम नहीं होता था। मैं तो चुनाव लड़ा जनता के लिए, और मेरा लक्ष्य राजनीति का एक ही रहा कि जनता को अपनी ताकत का इस जनतंत्र में एहसास कराऊं। एमएलए न रहते हुए भी मैंने पहली बार जनता के लड़ाई के आधार पर 8,000 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव का माफ़ कराया। मैंने पूरे राजस्थान के 18 लाख किसान जो अपना खेत बिजली से सींचते हैं, उनकी पूरी की पूरी रेट वापस कराई है।
जबकि भैरव सिंह, नाथूराम, कुंभाराम, सुमित्रा सिंह, दौलत राम सब उस समय 86 का बिजली का आंदोलन आप देखेंगे तो सब उसके अंदर थे। सब ने मिलके आह्वान किया था कि जेल भरो, लोगों ने धर्मशालाएं भर दी थी, एक नया पैसा कम नहीं हुआ था। और अमराराम वो शख्स है और वो किसान साथ हैं कि वसुंधरा के वक्त 2005 में बढ़ाया हुआ पूरी की पूरी रेट रोल बैक कराई किसानों की, और न केवल रोल बैक कराई बल्कि 1 लाख किसान जिनको तरह तरह के नाम से, कभी चंद्रभान चोर योजना, कभी हरा घास योजना, कभी नर्सरी योजना, इस 3 गुणी रेट से 1-1, 2-2 लाख रुपया लेकर के कनेक्शन देते थे, उन सबको भी सामान्य कराने का काम कर दिया। ये पहली बार है, जबकि मैं तो एक MLA ही था और वो चीफ मिनिस्टर रहे हुए थे, वो मिनिस्टर रहे हुए थे। उन्होंने आह्वान किया था जेल भरो, लोगों ने धर्मशालाएं तक भर दी और फिर जाकर के जेलों से RAC से डंडे मरा के निकलवाया। नहीं, किस आंदोलनों के लिए तो आप जाने जाते हैं, इतने बड़े आंदोलन आपने किए। एक और बात के लिए आप जाने जाते हैं कि सीकर में महरिया परिवार की राजनीति को, वर्चस्व को आपने नहीं, मैंने किसी की राजनीति नहीं की थी, उनके दुर्गुणों ने की। लोग तो कहते हैं कि अमराराम जी हर बार जोश के साथ इसी वजह से चुनाव लड़ते हैं कि उन्हें महरिया परिवार के वर्चस्व को समाप्त करना था। उसके बाद महरिया परिवार क्यों, नारायण सिंह जी को हराया मैंने, परशुराम जी को हराया है। परशुराम जी दूसरा चुनाव लड़े नहीं। रामदेव सिंह महरिया तो जिला परिषद का चुनाव हार जाते हैं उसके बाद। हार गए के बाद में, ठीक बात है। 1996 में आपने पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो तब ये नारा पहली बार वजूद में आया, लाल लाल लहराएगा अमरा दिल्ली। नहीं, वो 98 में आया, 98 में नहीं, उसको नेक्स्ट चुनाव आया ना 98 में। तो बहुत, मैंने 1,98,000 वोट लिए और 2,23,000 वाला सुभाष महरिया जीता उस समय, पहली बार भारतीय जनता पार्टी। उस समय ये नारा था, और वो नारा इसलिए था कि भैरव सिंह की कैबिनेट ने ये निर्णय किया था कि राजस्थान का किसान चोर है और राजस्थान में सीकर का किसान 1 नंबर चोर है। अच्छा। VCR में कलेक्टर, SP पूरा लवाजमा जाएगा, किसान को चेक करेगा, किसान की आटा पीसने की चक्की उठाएगा, ये हरा चारा काटने की, मतलब बड़ी दहशत पैदा कर दी थी। और उसके खिलाफ ही यहाँ हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया, फिर 7 दिन का पड़ाव दिया स्टैचू सर्किल पे, आपको पता हो, 97 में पड़ाव दिया। और आखिर में भैरव सिंह जी ने कहा आप घंटों में मत मानो, बिजली भी नहीं दे रहे थे, किसान को VCR के नाम से लूटना भी शुरू कर दिया था। तो कहा किसी किसान को चेक करने नहीं जाएंगे, और बिजली जितनी ज़रूरत होगी उतनी दे करके फसल बचाऊंगा, चाहे 8 घंटे नहीं 12 घंटे भी देनी पड़े, तो और दी उन्होंने। तो नेचुरली ये बहुत बड़ी उसके जस्ट बाद 98 का चुनाव आया तो बहुत बड़ा बूम था। नहीं जीतने का एक ही कारण था कि उसमें 8 में से 1 विधानसभा चोमू है, वो जयपुर जिले में थी, और वहाँ हमारा कोई संपर्क नहीं था। वरना अगर फतेहपुर होता तो मैं समझता हूँ 98 में लोकसभा में भी चला जाता। नहीं, 1996 तक तो आप इतनी मजबूत आवाज़ बन चुके थे, कॉमरेड अमराराम इतने ज़मीनी और खाटी नेता बन चुके थे कि शेखावाटी का जो कल्याण कॉलेज है वहाँ एक ऐसी बात चलती है कि आप भी अराजक लोगों को आपने सह दी सीकर में, सीकर की कॉलेज में, सीकर के किसान। ये तो विरोधियों का नारा है। उसके काउंटर में, नहीं बात पत्ते की बात आगे है, उसके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो शराब का धंधा करने वाले लोग थे उनको सीकर कॉलेज में पनपाना शुरू किया, किसान छात्रावास में पनपाना शुरू किया। किसान छात्रावास में तो नहीं दखल कर पाए, कोशिश उन्होंने खूब की, लेकिन कॉलेज में उन्होंने मिलकर के चुनाव लड़ा, मोर्चे के नाम से, ABVP और NSUI के नाम से। उन्होंने शराब माफिया ये सब, तो भू माफिया सब, लेकिन 1-2 दफे को छोड़ के कभी नहीं। उनके काउंटर में आपने भी ऐसे अराजक लोगों को सह दिया, आपने भी गुंडे वहां तैयार किए, ऐसे आरोप आपके ऊपर। ये तो वो आरोप लगाते हैं। हाँ, वो उनके पास और क्या है, इसके अलावा और क्या आरोप? शेखावाटी में जो गैंगवार है और जो गैंगस्टर कल्चर है वो वहीं से शुरू हुआ। वहाँ पे एक लड़का, एक छात्र नेता होता है गोपाल फोगावट, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी छात्र नेता नहीं है, वो RSS का संघ कार्यकर्ता था, और वो कंपाउंडर था, और राजनीति में जिस तरह से करता था, और उनको हमारे किसी लोगों ने नहीं मारा है।
आप अंदाज़ा कीजिए, हमारे तो एक क्या नाम उसका, एक जवान था कार्यकर्ता हमारा, उसको इन्होंने ले जा करके पीट पीट के मार दिया। क्या नाम था उसका? उसका नाम था रामचंद्र दुगोली का भाई था। हाँ, क्या तो नाम था, भेबाराम। भेबाराम, हाँ। भेबाराम की इन्होंने हत्या की। और आप अंदाज़ा कीजिए, उसको भेबाराम का जब मुझे पता लगा तो अकेला मैं जीप लेकर के उनके पीछे दौड़ा, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाया। लेकिन 20 मिनट बाद में कहा कि वो दांतारामगढ़ में पटक के चले गए, SMS लेके आए, यहाँ रहे, और 2 दिन बाद वो ख़त्म हो गया। जितने उनको मारने वाले थे उनको सह इन्होंने दी। लेकिन अमराराम जी, और वही लोग हैं, वो जो उसको मारने वाले थे ना, वही फिर गोपाल फोगावट को, जो एक नहीं, लेकिन सवाल तो ये है कि आप वहाँ के बड़े लीडर थे। कल्याण कॉलेज में आपका पूरा हॉल्ट था, किसान छात्रावास में आपका पूरा हॉल्ट था। वहाँ कुछ ऐसे लोग वहाँ पे तैयार होते हैं, आप देखिए कि, और ये सिलसिला 2004-05 तक चलता है। वहाँ से एक गैंगस्टर खड़े होते हैं, गोपाल फोगावट के साथ में आके मिलता है राजू ठेहट। फिर वहाँ पे एक और मर्डर हो जाता है विजयपाल सिंह का। उसके बाद में फिर बलवीर बानुड़ा का चैप्टर खुलता है, फिर आनंद पाल सिंह। तो ये आपके होते हुए ये शेखावाटी में इतना सब कुछ हो रहा था। सह कौन दे रहा था? सह तो यही दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी। मतलब आप अंदाजा कीजिए, जब गोपाल फोगावट का मर्डर हुआ, उससे पहले विजयपाल का मर्डर हुआ। विजयपाल के मर्डर को इन्होंने 1 साल तक जांच बदलते रहे। मतलब अपराध ये खुले घूमते रहे। नहीं, आपने इनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया? आप तो वही सीकर मैंने बहुत आंदोलन किया। जब ये जो भेबाराम का हत्याकांड हुआ, हमने कोर्ट के सामने 4 महीने तक आंदोलन किया है। उनको अरेस्ट कराया, कुछ को क्यों नहीं किया? हमने इनके सबके खिलाफ किया। और इन्होंने मेरे पे भी हमला किया। गोपाल फोगावट, राजू ठेठ, ये बलबीर बानुड़ा ने मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोसल म्यूनसिपलिटी के चुनाव में मेरे पे जानलेवा हमला किया है, जिसमें ये रणवा एंड कंपनी पूरी साथ थी। लड़ाई हमने तो इनके खिलाफ ही लड़ी है। और इन्होंने उनको प्रोटेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी में, चाहे ए ग्रुप था और चाहे बी ग्रुप था, आधों की ए करता था और आधों की बी करता था। आधों की सुभाष मैरिया पैरवी करता था, आधों की हरिराम रणवा करता था। ये सच नहीं है कि राजू ठेठ पहले आपका कार्यकर्ता था, वामपंथी दलों के साथ में छात्र राजनीति में सक्रिय था? नहीं, छात्र राजनीति के बाद तो हमारे कार्यकर्ता का मर्डर कर दिया उन्होंने। ठीक भाई, शुरुआत में कॉलेज में कोई भी आया है तो SFI का कार्यकर्ता रहा, और फिर वो अगर गैंगस्टर हो गया तो हमारा तो नहीं है। मेरे पे तो हमला किया उन्होंने, FIR दर्ज हुई है। फिर इन्होंने, बीजेपी का राज था, FIR लगवाई है उन्होंने। इन लोगों को शराब के ठेके मिलते थे, टोल के ठेके मिलते थे। उस चक्कर में आपके जो कार्यकर्ता थे, जो भाई अमराराम की तो सरकार नहीं थी। नहीं, आपकी सरकार नहीं थी, लेकिन उस चक्कर में लोगों को लगा, जो आपके एक आदमी भी आप ऐसा नहीं बता सकते जो शराब का ठेका चलाता था और वो अमराराम के साथ रहा। अच्छा अमराराम जी, ये बताइए, अभी आपको कैसा लगता है कि जब इस तरह के गैंगस्टर को समाज में ग्लोरीफाई किया जाता है, शहीद का दर्जा दिया जाता है, उनके फॉलोअर्स तैयार हो जाते हैं? कौन देता है? ऐसा नहीं, समाज देता है। नहीं, किसको शहीद का दर्जा दिया बताओ आप? नहीं, इसी तरह से देखिए ना आप, राजू ठेठ के अपने फॉलोअर्स हैं, आनंद पाल सिंह के अपने नहीं, फॉलोअर्स गैंगस्टर होते ही हैं भाई। गैंगस्टर का मतलब यह है कि लोगों को उस गैंग में रखेंगे, उसमें कुछ उनको फायदा देंगे। बाकी शहीद कौन बनाता है? नहीं, मैं ऐसे सोशल मीडिया पे मैंने ऐसी पोस्ट देखी है, ऐसे कंटेंट मैंने देखा है। पोस्ट कोई डाल दे कि गोपाल फोगावट की पुण्य तिथि के अवसर पर रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है, राजू ठेठ रक्तदान दे दिया। सबकी हुआ क्या? जितने गैंगस्टर हैं, एक एक करके सब मौत हुई ना। हाँ। और उन्होंने ही की। गैंगस्टर पहले एक साथ भेबाराम को मारते हैं, फिर 2 होती हैं जमीनों को लेकर। विजयपाल सिंह का मर्डर होता है, विजयपाल सिंह का होता है, केसर दुगोली का होता है, बलवीर बानुड़ा का होता है, आनंद पाल सिंह एनकाउंटर में मारा जाता है। मतलब कहने का मतलब वही सब उसमें है ना। अब कोई स्टार्टिंग में कॉलेज में आया और उस समय मेंबर था, तो वो तो नहीं है। गैंगस्टर होने के बाद आप एक उदाहरण बता दीजिए, और वो विरोधी भी नहीं बता सकते कि अमराराम ने किसी गैंगस्टर को प्रोटेक्ट किया है। उसी दरमियान जब वसुंधरा राजे की सरकार आती है, आप एक बड़ा आंदोलन करते हैं, गढ़साना किसान आंदोलन।
जी। काफ़ी बड़ा आंदोलन था, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आंदोलन शुरू हुआ, आपकी क्या मतलब राजस्थान की सबसे जीवनदायिनी राजस्थान कैनाल है, जिसको इंदिरा गांधी कैनाल भी कहते हैं। उसका वाटर अलाउंस कांग्रेस ने कम किया, कांग्रेस की सरकार चली गई। किसान को ये वहम था कि पानी ले जा तो नहर से जाएंगे तो हमारा पानी कैसे कट जाएगा। लेकिन जो कपास की चुगाई के लिए मजदूर लगाता था, वो 3 साल में हालत ये हो गई थी कि उनके बेटे बहू पंजाब में कपास चुगने के लिए मजदूरी करने जाने लगे। जब ये आंदोलन 2004 में हुआ और सरकार ने बात सुनने की बजाय फायरिंग की, 6 किसान उसमें शहीद हुए और पहली बार उसमें हमारी पार्टी का नेतृत्व था। इसका नतीजा था कि शहीद होने वाले को एक मुर्बा, एक सरकारी नौकरी और 5 लाख रुपया उस समय 2004 में पहली बार। बाकी गोलियों से बहुत लोग शिकार हुए हैं। हाँ, बालूराम भी हुआ था उस 86 के बिजली आंदोलन में जमीनों में। केवल एक ज़मीन दी गई स्टैचू बनाने के लिए 1 बीघा। लेकिन नहर में एक मुर्बा, एक सरकारी नौकरी और 5 लाख रुपया, क्योंकि सरकार की गलती से हुआ है। जी। फिर लोगों पर एस्मा भी लगाया, लाठियां भी चलाई, कर्फ्यू भी टूटे, फौज को भी लगाना पड़ा, सब कुछ हुआ। उस समय वसुंधरा जी थी और फिर 2005 में बिजली की रेट के लिए भी उस वसुंधरा जी से हुई। फिर गहलोत जी आ गए तो उनका विधानसभा को 4 घंटे तक दरवाजे घेराव किया आपने, बहुत बड़ा घेराव किया। और वो घेराव था जिसमें किसी भी विधानसभा घेराव हुआ है, चाहे आंध्र का हुआ था, 3 किसान फायरिंग में शहीद हुए थे, बिगर किसी को खोए हुए जनता को जीत दिलाई। इसलिए विरोधी केवल यही प्रचार कर सकते थे कि अमराराम गैंगस्टर पैदा करता है। नहीं, फिर आपने एक और वसुंधरा राजे जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी, तब आपने एक और 2017 में एक बड़ा आंदोलन किया। उसमें भी आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप यहाँ जयपुर में किसानों को लेके जम गए और सरकार बड़ी टेंशन में आ जाती है और प्रकाश करात के हस्तक्षेप से अमराराम को कन्वेंस होना पड़ता है कि आंदोलन वापस ले लीजिए, आपकी मांगें मान ली जाएंगी। और प्रकाश करात भी नहीं, मैं कहूँगा कि शायद वृंदा करात ने वहाँ पर हस्तक्षेप किया था और वहाँ से वो बात डिलीवर होकर प्रकाश करात तक आई और अमराराम थोड़ा सा ठगे से रह गए। जो दिली हसरत थी कि थोड़ा सा और आंदोलन करना है, थोड़ा सा और बड़ा मूवमेंट बनाना है, तो ये केवल विरोधियों का प्रचार है। न तो जयपुर में आए थे, जयपुर में 2005 में बिजली की रेट को लेके आए थे। हाँ। 2017 में जिला हेडक्वार्टर पे पड़ाव डाला था और 1 से लेकर 10 सितंबर तक हमने इंतजार किया, कोई रास्ता नहीं रोका। 10 दिन तक सरकार ने, वसुंधरा राजे सरकार ने कोई बात नहीं की। तो 10वें दिन हमने आह्वान किया कि कल तक अगर सरकार वार्ता नहीं करती है तो हम रास्ते जाम करेंगे। जो ही हमने रास्ते जाम किए, 1 घंटे के बाद में बुलावा आ गया। प्रकाश करात का क्या है? नहीं, प्रकाश करात का कोई लेना देना ही नहीं। कहाँ से प्रकाश करात लेके आए हो आप? सरकार ने 10वें दिन हमने रास्ता रोका, 2 घंटे बाद में आ गया और हम वहाँ से रवाना हुए सीकर से। और अकेपरा टोल आते आते कहा कि आज बात नहीं होगी क्योंकि वो मंत्री नहीं आए। तो वापस चले गए। हमने कोई वार्ता का शौक थोड़ा ही है जी। हम चले गए। दूसरे दिन कलेक्टर, उनके लगवे भगवे, हमने कहा वो नाम लेके आओ, कौन मंत्री बात करेगा, और लिखित में ऑर्डर लेके आओ, कौन बात करेगा, कहाँ बात करेंगे, जब हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट डे हम गए, 5 लोगों की कमेटी मंत्रियों की बनाई। उस दिन बात चली। दूसरे दिन रात को जा कर के समझौता हुआ। तो 3 दिन आधे राजस्थान के चक्का जाम रहे। सरकार ने लिख के दिया। लिख के देने के बाद में भी सरकार ने लागू नहीं किया। बिजली वाले लिखित नहीं था, तो लोगों ने कहीं कहा कि लिख के नहीं दिया। मैंने कहा ताकत, इसलिए अफवाह चली ना कि नहीं, बिजली वाले में लिख के नहीं था, इसमें तो लिखित में समझौता था जी। सरकार के 5 मंत्रियों ने, जिसमें सैनी था, ये बिजली मंत्री था उस समय का जो बाली से था, इस तरह 5 मंत्री थे। हाँ। उन्होंने लिख के दिया, सरकार ने मना कर दिया। फिर 22 फरवरी को हमने कहा 4 जगह से हम
पैदल मार्च करेंगे। डेट टू डेट याद है आपको? कमाल की बात है। क्यों नहीं, हर हम तो ज़मीन पे चले हैं ना। हम जारसू आए जब पुलिस ने घेर के मेरे को अरेस्ट कर लिया, चोमू पेमाराम को कर लिया, इस तरह से बाकी लोगों को पूरे राजस्थान में 700 किसान नेताओं को जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो 22 तारीख को 3 दिन बाद में लोगों ने जयपुर आ रहे थे उनको रोक दिया तो सीकर के पास रामू का बास में लोगों ने डेरा डाल दिया। हाँ। सरगोट तक आ गए, वहाँ से भी वापस गए और वहाँ कहा जब तक अमराराम यहाँ नहीं आ जाएगा जब तक ये हाईवे का रास्ता नहीं खुलेगा। झक मार के बिगर शर्त पूरे राजस्थान से किसान नेताओं को छोड़ा और कर्जा माफ भी किया। और कर्जा माफ ही नहीं किया 2011 का सबसे बेस्ट विधायक का प्रमाण पत्र भी जेल में भी 7 दिन हमको रखा। हाँ। और ये किशन जी को भी सीकर जेल में थे। हाँ। मेरे दोनों बच्चे जेल में थे। अच्छा। मेरी पत्नी, दोनों बहू, तीनों रामोगाबास में 3 रात तक सड़क पे ही सोई है। मतलब हम पुरुष तीनों जेल में थे। तीनों हमारी पत्नियां सड़क पे थी और आखिर वसुंधरा को झुकना पड़ा। विधानसभा में घोषणा करनी पड़ी कि बिगर शर्त। और सेंट्रल जेल में कहा कि हमारी 25 साल की नौकरी, हम पहली बार जेल में आए हुए को बिगर कोई दस्तखत किए जेल से बाहर निकाल रहे हैं। ये आप आइडियाज कहाँ से लाते हैं? मतलब बात ये चलती है कि अमराराम को पता है कि सरकार की नब्ज कहाँ दबानी है। मतलब आंदोलन, खूब सारे नेता आंदोलन करते हैं, खूब राजस्थान में आंदोलन। मतलब आपकी जो एक्यूरेसी है आंदोलन करने की, मतलब 100% जो परफॉर्मेंस है आंदोलन को लेके, तो ये जो नेचर है कि आपको पहले से ही पता होता ऐसा है कि नेता जनता से ईमानदारी से नहीं लड़े। राजस्थान में किसानों को जिस भी नेता ने आंदोलन किया ना उसने धोखा ही किया है। केवल अमराराम ही है जो धोखा। और वो इसलिए कह सकता हूँ, अमराराम को छोड़ के कोई किसान नहीं गया आंदोलन में, चाहे गोलियों का ही सामना करना पड़ा हो तो न अमराराम ने पीठ दिखाई। और अमराराम को तो ये विश्वास था, जब मैं यहाँ 8 दिन के पड़ाव के बाद में विधानसभा चली तो कांग्रेस बीजेपी के युवा नेता इकट्ठे हो गए, एडजोन हुई 1 घंटे के लिए। कहा ऐसी कौन सा जादू आपके पास? हाँ, नहीं मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आप मतलब ऐसा करते कौन सा जादू है? सरकार को प्रेशर में बोलियो हम मीटिंग के लिए बस लगाते हैं, नाश्ता देते हैं और 5 बजे फुर आपके लिए यहाँ अपना साधन लेके आए, ट्रैक्टर लेके आए, जीप लेके आए, खाना लेके आए। और 8 दिन तक जब तो आपने नहीं कहा नहीं गए, और जब आपने कहा आप समझौता हो गया चलिए, जब आधे घंटे में खाली हो गया। मैंने कहा इसका जादू और कोई जादू नहीं है, केवल ये विश्वास पैदा किया है। किसान को तो ये विश्वास है कि अमराराम तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करेगा। और आंदोलन के बाद मुझे ये विश्वास है कि अमराराम को पेट खाली करके किसान नहीं जाएगा, चाहे गोली खानी पड़े। और आंदोलन के बाद में जनता के साथ बैठ के हुक्का पिएगा। आंदोलन के दौरान भी अमराराम 7 दिन, 8 दिन, 13 दिन और 13 महीने है कोई नेता जो एमएलए जीत जाए एक दफे नहीं आपका तो 3 दिन सड़क पे सो के दिखा दे मुझे। अमराराम 4 दफे एमएलए रहने के बाद, एमएलए न रहते हुए भी 13 महीने सो सकता है। एमएलए नहीं था जब 7 दिन अमरूदों के इसमें स्टेचू सर्किल, 8 दिन अमरूदों के बाग में, 13 दिन सीकर की मंडी में, और 13 महीने जब एमएलए नहीं था, जब भी शाजापुर में 13 महीने सोया सड़क पे। 13 महीने सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफान, है कोई नेता? कई नेताओं ने आह्वान किया था हम 5 लाख लेके जब दिल्ली जाएंगे, पता ही नहीं लगा कहाँ। नहीं आपका ये कमाल का मैकेनिज्म है कि आप किसी भी मंच से नीचे उतरते हैं, एक कार्यकर्ता आपको हुक्का लेकर तैयार मिलता है कि बीच में सोता हूँ भाई कि नेताजी हुक्का पीजिए। अरे जयपुर में 7 दिन और 8 दिन अमराराम को तो बंगला मिला हुआ था BCR MLA क्वार्टर, अमराराम उनके साथ सोता था। ये जब मैंने अमरूदों के बाग में सोए, जब यह पूरा एक वार्ड SMS में खाली करवा दिया था, सुपरिटेंडेंट था, हमारे पार्टी सेक्रेटरी राम चौहान का बच्चा डॉक्टर था एनथीसिया का, उसको पूछा यार इनका नेता कौन है? बोले अमराराम है। कहाँ रहता है? वो तो रात को तो वहाँ सोता होगा। बोले वहीं सोता है। तो रात को 1 बजे आए, इस सर्किल के पास में तो सो रहा था, और वो उसने खटखटाया, ये सोता, ये है अमराराम। तो उस सुपरिटेंडेंट को आश्चर्य हुआ यार, जिसको बंगला मिला हुआ है यहाँ जमीन पे सो रहा है। तो ये आत्मीयता ये है।
और क्या आप सोओगे ना तो किसान के मन में क्या है वो चर्चा करता है रात को। तो लोगों को बहुत डरा है मेरे को, यहाँ फायरिंग हो जाएगी, लोग मारे जाएंगे, ट्रैक्टर जीप जो भी लेके आए उनको जला देगी पुलिस। मैंने कहा जला देगी, हमको भी जला देगी, तो हमको जल के ही जाना है यार। जिंदा अगर ये रेट रह गई तो राजस्थान का किसान खेत नहीं सींच पाएगा, तो हम तो उसे तिल तिल करके मरेंगे। इससे बढ़िया है सरकार से सारा मुकाबला करके तो मरेंगे। हनुमान बेनीवाल तो कहते हैं कि किसानों की लड़ाई वो हनुमान बेनीवाल नेता है कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, आपको नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल किसानों की लड़ाई लड़ते हैं? नहीं, लड़नी चाहिए, नेता है। नहीं, आपके दोनों के अलग अलग दावे हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों की लड़ाई भाई मैंने तो ऐसा है, मैंने लड़े उसका रिजल्ट बता दिया। हाँ, और वो लड़े उसका रिजल्ट उनसे पूछ लेना कभी आए जब। नहीं, वो तो रिजल्ट बताते मैंने मंत्री पद छोड़ दिया किसानों के लिए। दिल्ली में जो कब मंत्री थे वो तो मंत्री बन सकता था मैं किसानों के लिए। वो कहते हैं कि नहीं, वो तो बन जाता तो और मना कुछ किसने बन किया? जाता। किसान तो दिल्ली जाके मना नहीं करके आए, न जयपुरा के मना किया। भाई मंत्री बन करके इस्तीफा दिया हो, मुझे तो पता नहीं है। हनुमान वो तो कहते हैं कि मेरे किसानों बाद में की आया, वजह से मैंने समझौता नहीं किया, नहीं मैं मंत्री बन सकता था और कुछ बन सकता था। मेरे वक्त ही वो आया है, बीजेपी से जीत के आया था, फिर निर्दलीय भी जीत के आया, फिर वो पिछली बार सांसद बीजेपी के समर्थन से था, अब की बार कांग्रेस के साथ था। बाकी तो जीते कौन कौन से जिससे किसान को लाभ हुआ, कर्जा माफ कराया हो, रेट वापस कराई हो, या ऐसा कुछ करा दिया हो उसने, राजस्थान कैनाल में पानी चलवा दिया हो, वाटर अलाउंस आधा कर दिया था वो चलवा दिया हो। वो निर्णय अभी तक भी सरकार उन्होंने नहीं बदला है, चाहे हर 5 साल से बदल रही है, लेकिन वो निर्णय कैबिनेट का अभी तक नहीं बदला है। लेकिन पानी नहीं रोक पा रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा, तो मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो रिजल्ट बताया। और कोई नेता राजस्थान का कहे, किसान नेता, कि मेरी ये उपलब्धि है, वो बता दे। आपका लंबा 52 से लेके आज तक बता दे। मैं तो 55 में जन्मा हूँ। लंबा संघर्ष रहा है आपका। 7 चुनाव लोकसभा के लगातार हारे हैं और पहली बार जीते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इस बार तो अमराराम इस वजह से जीत पाए हैं कि कांग्रेस का छाता उनको मिल गया। कांग्रेस की वजह से जीते हैं? तो कांग्रेस तो जीत गई थी क्या पहले? नहीं, कांग्रेस तो जीतती रही है। 14 और 19 में जीतती थी। 14, उससे पहले कांग्रेस जीतती रही है वहाँ। पहले तो हम भी 44 MP रहे हैं। नहीं, आप सीकर में कॉमरेड त्रिलोक सिंह ऐसा है, लगातार चुनाव हारते हैं। कांग्रेस ने हमको सीकर में वोट दिया तो हमने 24 जगह कांग्रेस को वोट दिया है। कोई एहसान नहीं है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, एहसान किस बात का? जिस देश की सबसे संविधान विरोधी सरकार है, जो राजनीति है, जो भाई भाई में खून का पैसा कर रही है, कन्हैयालाल का मर्डर होता है घृणा के कारण। एक सिपाही एक मुसलमान को रेल में मारता है इस घृणा के कारण। ये राजनीति किसकी है? उस राजनीति को परास्त करने के लिए इंडिया गठबंधन बना। ऐसा न तो CPM का है न कांग्रेस का है, ये उनका दायित्व था प्रतिपक्ष में रहते हुए ऐसी राजनीति को परास्त करने के लिए इंडिया गठबंधन बना। उसमें अमराराम, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत 3 सीटें दी, 100% है रिजल्ट। बाकी 22 कांग्रेस लड़ी, कितना रिजल्ट है? 8। तो एहसान न तो CPM का है और न कांग्रेस का। बयान तो आपके भी बदलते हैं। मैंने द वायर पे आपके एक इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें तो आप कह रहे हैं कि राजस्थान में वामपंथी राजनीति को कांग्रेस ने बहुत नुकसान किया है। चुनाव जीतने के बाद आप कहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने आपको खूब ज़्यादा सपोर्ट किया, आपके लिए रैलियाँ की। मैं गोविंद सिंह डोटासरा क्यों, जितने कांग्रेसी उन्होंने सब नहीं किया है। ऐसा है। आप ये मानते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा आपकी ज़रूरत है सीकर में? नहीं है, वो सबकी ज़रूरत है एक दूसरे की। और कांग्रेस के खिलाफ ही लड़े हम तो। कांग्रेस ने हमारे नेताओं को 19 महीने जेल में रखा है। कांग्रेस ने गोली चला करके मेरे को मारने की बात की है। वो परिस्थितियां थी, वो सत्ता में थी, उसके खिलाफ लड़ रहे थे। जब आज भारतीय जनता पार्टी है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई मैंने तो जिनको हराया है जी सीकर में, वो सब कांग्रेस ही थे जी। लेकिन परिस्थितियां आज ऐसी है कि कांग्रेस CPM सब मिलके लड़े। जब 14 और 19 में 25 के 25 भारतीय जनता पार्टी और उसका एलाइज लिए गए थे, अब की बार 11 उनसे छीनने का काम हुआ है। इसलिए ये एहसान इस पे है या उस पे है, उस नेता की है,
ये राजनीतिक आवश्यकता है। हमने कांग्रेस को जब एक छत्र राज कर रही थी उसको हराने के लिए भी संयुक्त मोर्चा बनाया है। हमने प्रधानमंत्री भी बनाए हैं, हमने एक सेट MP भी देखे हैं, और हमने 3 MP भी देखे हैं, 2 MP भी देखे हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा हम सिद्धांत की राजनीति करते हैं, बाकी केवल सत्ता की राजनीति करते हैं। शोपत सिंह के बाद पहली बार कोई वामपंथी उम्मीदवार देश की लोकसभा में पहुंचा है, और बीते 2 दशक से अगर लाल झंडे की राजनीति को राजस्थान में देखा जाए तो अंतिम सांसें गिन रही है, कोई बड़ा लीडर नहीं है, एक अमरा राम को छोड़कर। क्यों नहीं है? और बात वही है, JNU वाला सीन है कि SK कल्याण कॉलेज में जाते हैं तो उसकी बाउंड्री के भीतर तो लगता है कि राजस्थान में वामपंथी राजनीति बहुत अच्छी कंडीशन में है, बाहर निकलते हैं तो जो आपकी विचारधारा है वो पूरी तरह से दम तोड़ देती है। मैं ये कहता हूँ कि देखो, ये बात सही है कि वामपंथी राजस्थान में अल्टरनेट राजनीति नहीं बन पाई, 200 सीटों की वैकल्पिक राजनीति नहीं बन पाई, लेकिन जनता की लड़ाई इन्होंने लड़ी है। चाहे विधानसभा में 1 रहे, 3 रहे, 2 रहे, अंतिम सांस तो वो है कि पार्टी मिट जाए। नहीं, क्या हमारी राजनीति केवल इससे काउंट नहीं करें कि विधानसभा और लोकसभा में कितने मेंबर हैं, और 52 से लेके 67 तक प्रतिपक्ष में कांग्रेस के कोई थी तो कम्युनिस्ट पार्टी थी। नहीं तो अब आपके अलावा कोई बड़ा लीडर नहीं है? सभी हैं, कौन नहीं है? एक अमरा राम जी पूनिया, पेमा राम, बड़े नेता आप किसको कहते हो? नहीं, आपका वामपंथी राजनीति में आपका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन है? उत्तराधिकारी बलवान पूनिया में कितना स्कोप देखते हैं? पार्टी है, कोई एक व्यक्ति नहीं है। हमारे यहाँ न अध्यक्ष होता है, न उत्तराधिकारी होता है, पार्टी होती है, और पार्टी थी, है और रहेगी। जीत हार, अमरा राम भी ये नहीं कि हमेशा जीता हुआ ही रहा है। 10 साल मैंने MLA था, न MP था, तो मैं क्या लड़ नहीं रहा था? और जब आप कह रहे हो कि आखिरी सांस तो फिर तो आगे ही जाते हैं, लेकिन आगे गए नहीं है ये। ठीक है। और कुछ कॉमन से सवाल हैं आपके बारे में जो जनता जानना चाहती है कि पहली बात तो ये कि आप सांसद हैं, उसके बाद भी रिक्शे में क्यों चलते हैं, हवाई चप्पल क्यों पहनते हैं? भाई सांसद को एक सैलरी मिलती है। हवाई चप्पल पहन के नहीं आया, जूता पहन के आए। लेकिन रिक्शे से तो आए हैं। रिक्शे से आए तो रिक्शे में बैठना कोई गुनाह है क्या? नहीं, उसमें टाइम लगता है, ट्रैफिक पे एक सांसद को प्रोटोकॉल मिलता है, आप जनता का काम करते हैं, आपको सैलरी मिलती है। नहीं, सैलरी तो हमारे को जितनी तनख्वाह मिलती है वो पूरी की पूरी पार्टी लेती है। 1 लाख रुपया अभी सैलरी है, और वो पहले दिन गए उसी दिन लिख के दे दिया। जिस भी MP की तनख्वाह आती है उसी दिन पार्टी के खाते में चली जाती है। तो आप अपनी पूरी सैलरी पार्टी को देते हैं? हाँ, फिर पार्टी तय करती है कि भाई ये सांसद को देना है। कितना रुपये? ऐसा नहीं है। तो कितना रुपये देती है पार्टी आपको? जो भी भत्ते हैं वो पार्टी अलाउ करती है, भाई MP भरते। अब ये नहीं है कि कांग्रेस, BJP या रोत की तरह कि जो जितनी तनख्वाह मिल रही है वो अमरा राम नहीं खर्च करेगा। तनख्वाह पूरी की पूरी पार्टी लेती है। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस है, घूमना है, चाय का है, मीटिंग का है, वो जो भत्ते हैं वो सांसद को। घर कैसे चलता है फिर आपका? घर जैसे आज तक चलता था। कैसे चलता है आज तक? भाई खेती है, ऐसा है। मैं अकेला तो हूँ नहीं, हमारे 4 भाई हैं हम। 2 मेरे से बड़े हैं, 1 मेरे से छोटा है। एक तो टीचर थे, लेकिन 2 तो टीचर नहीं है। तो मेरे से एक छोटा है, एक मेरे से बड़ा है। जब उनका घर चल रहा है तो मेरा क्यों नहीं चलेगा? नहीं, एक यूँ होता है ना कि ज़रूरतें पूरी हो, बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ें, आपके पोते मेरे 3 बच्चे। हाँ, नेताओं के एक फार्म हाउस होता है, महंगी सी गाड़ी फार्म हाउस तो होती है ना सर? मेरे पिताजी की ज़मीन है, 32 बीघा वही है। मेरे 2 बच्चे और 1 बच्ची है जो पूरे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, प्राइमरी से लेके PG तक। कमाल की बात है। PG तक। अब क्या करते हैं आपके बच्चे? दोनों बच्चे अपना काम करते हैं, बच्ची भी अपना वैसे ही काम करती है। दामाद वो डॉक्टर हैं। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइमरी पहली क्लास से लेके PG तक उन्होंने सरकारी कॉलेज में पढ़ा। महीने का खर्चा कितना होता है आपका? कितना रुपया खर्च कर लेते हो राजनीति में? नहीं, राजनीति में जो मिलता है वो राजनीति में खर्च ही है, डीजल में। नहीं, जैसे आना जाना, आपका खुद का खर्चा कितना हो मेरा जाता कोई है? खर्चा नहीं है। चाय पीना, ये चोला पजामा, हाँ,
और जूता जूती। नहीं तो कपड़ों का भी एक खर्चा होता है ना, कौन सा ब्रांड आप पहनते हो, घड़ी आपने पहन रखी है? घड़ी जिसने दी है उसकी पहनी मैंने। अच्छा, कार्यकर्ता ने दी है। हाँ। ये बेटे इनके गांव का है, इनको भी दी है और मेरे को भी दी है। अच्छा, तो पार्टी से घड़ी मिली है आपको? नहीं, किसी समर्थक ने दी है। समर्थकों ने, हाँ। मैंने सब कुछ ही उनके समर्थन से ही नहीं, किया। आप तो 7-7, 10-10 चुनाव हारे हुए हैं, तो ये चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आया? वही जनता जितना देती है उतना लगा देते हैं। नहीं, तो जनता खूब अगर देती है, इसका बाकी मतलब तो आपको। मेरे पीछे में 32 बीघा जमीन आई थी, वो एक चुनाव में सुहा हो जाती। अच्छा। और एमएलए या एमपी बनने से करोड़पति होता तो मैं लगातार 4 दफा रहा हूँ। कोई तनख्वाह से करोड़पति नहीं बनता, और तनख्वाह से करोड़पति बनता तो अमराराम निश्चित रूप से दूसरे विधायक है ना सर, दूसरे विधायक हैं, मतलब उनकी एक अलग उनके बारे में न पूछिए वो क्या करते हैं। वो कैसे वो पैसा कमाते हैं, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ना। वो उनसे पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप विधानसभा में रहे हैं, आपको पता तो होगा ना कि गेम यहाँ से होता है बेसिकली। ऐसा लोकसभा में, राज्यसभा में जाने के लिए एक एक वोट का 10-10 करोड़ रुपया देते हैं। आपके सामने है कोई ऐसा उदाहरण है? आपके सामने आप जानते हैं किसी ऐसे नेता को जिसने 10 करोड़ रुपया दिया हो? हमारे पास आए जब हम 3 थे, कहा आप नहीं लेते हो तो पार्टी में दे देते हैं हम। अच्छा। हमने कहा न ऐसे पैसे से हम पार्टी चलाते हैं और न एमएलए। रिश्वत नहीं लिया आपने? भेड़ और बकरी नहीं है। अच्छा, कभी रिश्वत नहीं लिया आपने पॉलिटिक्स? नहीं, रिश्वत नहीं, हमने वोट नहीं दिया। अच्छा। हाँ। तो वो उनका मैं क्या बताऊं, जब वो हमारे को ऑफर देने आ गए तो इससे आप अंदाजा लगा लो। शिवनाथ सिंह गिल बिरला को हराता है, और उसी शिवनाथ सिंह एमएलए होता है, उसी बिरला को वोट देना पड़ता है। इसे आप अंदाजा लगा लो क्या। और एक और सवाल है, राज्यसभा में सब पैसे वाले जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी में कोई एमपी आप राज्यसभा में नहीं बता सकते जो कोई पूंजीपति गया हो आज तक। तो चुनावी बॉन्ड था, केवल एक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी थी जिसने न केवल ना किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई। टाटा ने लोकसभा के चुनाव में 15 लाख का चेक दिया था, सुरजीत जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने धन्यवाद करके वापस लौटा दिया। है कोई पार्टी? कब की बात है कोई पार्टी? ये कब की बात जो बता रहे हैं? प्रधानमंत्री की पोस्ट ज्योति बसु को दे रहे हैं, पूरे संयुक्त मोर्चा के दल मिलके। और कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि हम जो चाहते हैं वो लागू नहीं कर सकते। लोग तो सरपंच के लिए गिडोले होंगे आए। हाँ, ज्योति ये बसु केवल के पास कम्युनिस्ट पार्टी है। एक मौका था ज्योति बसु के पास कि ज्योति बसु के पास भी था और कम्युनिस्ट पार्टी के पास भी था। नहीं क्या ऐसी कोई पार्टी है? मुख्यमंत्री छोड़िए, आप सरपंच के लिए गडोले हो जाए। नहीं तो सर, इस सिचुएशन में आपको ये नहीं लगता कि कम्युनिस्ट पार्टी का नुकसान हो रहा है? आपके पास कार्यकर्ता नहीं आ रहे हैं, नेता नहीं आ रहे हैं। ले देकर एक कन्हैया कुमार नेता तैयार हुआ था, उसे भी कांग्रेस ने कैप्चर कर लिया। भीतर खाने बात चलती है कि प्रकाश करात और जो ओल्ड गार्ड थे कम्युनिस्ट पार्टी में, उन्होंने कन्हैया कुमार को एक्सपोजर नहीं दिया, मजबूरी में उसे कांग्रेस में जाना पड़ा। प्रकाश करात को? कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो जाते रहे, इसमें तो क्या बड़ी बात। नहीं, ये उसी प्रेशर कुकर का असर है ना कि कम्युनिस्ट पार्टी आपने इतनी खिड़कियां बंद कर रखी है कि कोई नेता अपनी मनमर्जी नहीं कर पा रहा है, कोई गाड़ी नहीं खरीद पा रहा है, प्रधानमंत्री तक बराबरों के बराबर नहीं रहेगा तो फिर वो बहुत से लोग मेरे को भी कहते हैं आप इस पार्टी में होते तो क्या पता क्या हो जाते। मैंने कहा फिर अमराराम नहीं होता, उन पार्टियों में नेता वैसे ही अमराराम होता। आपका फेवरेट नेता कौन है? नहीं, फेवरेट नेता तो मेरा तो सिद्धांत है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अमराराम ये होता, अमराराम इस पार्टी में होता तो ये हो जाता, तो फिर अमराराम नहीं होता। बहुत मंत्री रहे, संतरी रहे, कौन पूछता है। हो सकता है वो 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर लिया हो, लेकिन जनता के लिए क्या किया है। इसलिए मैं तो इससे संतुष्ट हूँ कि मैंने जनता को अपनी ताकत का एहसास कराया है। और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं 56 इंच का सीना किसी के सामने नहीं झुकता, 13 महीने के बाद उसको झुकाया। आप वहाँ और बैठे पूरे देश के किसानों से माफ़ी मांगकर काले कानून पास बहुमत से करने वालों को बिगर बहुमत के वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता। अगला कौन सा आंदोलन करेंगे आप? अब जब भी सरकार हमला करेगी और मजदूरों के खिलाफ तमाम कानून समाप्त करके 4 मजदूर संहिताएं बनाई थी, आज तक लागू नहीं कर पाई। तो इस देश को सुई से हवाई जहाज तक मजदूर ने बनाई है। इस देश के 140 करोड़ लोगों को जिंदा रहने के लिए रोटी किसान ने
खून पसीने से ज़मीन से पैदा किए, उन पे हमला करने में मोदी ने कोई कमी नहीं छोड़ी और किसान मजदूर ने मिलकर लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी भी 20 तारीख को आम हड़ताल है। निश्चित रूप से इस देश का किसान और मजदूर लड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प साहब के सामने नतमस्तक हो जाएगा। विदेश यात्रा की है आपने कभी? विदेश यात्रा क्यूबा गया हूँ मैं, नेपाल गया हूँ। क्यूबा में किन से मिले आप? फिदेल कास्ट्रो तो शायद आपके वक्त नहीं हो? नहीं थे, नहीं जो भी थे। अच्छा, फिदेल कास्ट्रो से मुझे एक किस्सा याद आया कि जब सीताराम येचुरी जो आपकी पार्टी के बड़े नेता थे, वो एक बार फिदेल कास्ट्रो से मिलने के लिए गए हुए थे, तो फिदेल कास्ट्रो ने पूछा कि तुम्हारे देश में स्टील का कितना उत्पादन होता है? तो सीताराम येचुरी के पास में जवाब नहीं था। तो फिदेल कास्ट्रो ने कहा कि अगर वामपंथी हो तो पहले फैक्ट क्लियर किया करो, पहले तुम्हें आंकड़े याद होने चाहिए। तो उस बात का वो तो वैसी बात आप कर रहे हो जैसे मेरे बारे में कह रहे थे, ऐसे पालते हो। वैसा नहीं है। सीताराम येचुरी सबसे बढ़िया इकोनॉमिस्ट पूरे देश के नहीं, दुनिया के। नहीं, उस बात का इतना असर हुआ सीताराम येचुरी के पास कि उन्हें फिर सारे फैक्ट याद रहने लगे। मैं आपसे बात कर रहा था, आप बता रहे थे कि 22 मार्च को, इतने अप्रैल को, तो जो आपके फैक्ट याद है, तो ये आपको जो फैक्ट याद करने का जो भाई, मैं तो आंदोलन की बता रहा हूँ, लेकिन सीताराम येचुरी बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था। बिल्कुल थे। इसमें मैं ये नहीं कहता कि वो इकोनॉमिस्ट होकर के कहीं नौकरी करता था, बाकी बहुत ही इंटेलिजेंट इकोनॉमिस्ट थे। और जितने इकोनॉमिस्ट हैं राइट और लेफ्ट, वो सीताराम की जितनी रिगार्ड करते थे। वो 2 दफ़े राज्यसभा में रहे हैं। उनकी डिबेट आप देखिए जी, लोगों के साथ मेल जोल देखिए। बहुत बड़ा इंडिया गठबंधन बनाने में किसका, एक व्यक्ति का सबसे बड़ा कोई रोल है। हो सकता है हमारी पार्टी उस तरह से नहीं हो, लेकिन एकजुट करने में सबसे बड़ा रोल था। आप के तो अच्छे संबंध रहे होंगे सीताराम येचुरी से। एक हाँ, ही बार क्यों नहीं। कब मिले आप? सबसे पहले कब मिले सीताराम येचुरी? जब हम एसएफआई में थे और वो भी एसएफआई में थे। कब की बात है ये? ये होगी 71-72 से 75। फिर उसके बाद में आप एक ही पार्टी में, बाद में छात्र राजनीति से फिर सीपीएम में। ठीक बात है। तो आपसे खूब सारी बातचीत हुई, आपके पूरे जीवन को जाना, आपके पूरे फलसफे को जाना। तो कॉमरेड अमराराम आज पॉडकास्ट स्टूडियो में थे और आपने पूरा पॉडकास्ट सुना होगा। इनका अपना संघर्ष है जीवन का और आंदोलनकारी नेता हैं, कभी भी विद्रोह कर देते हैं। तो आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।